नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। जी बिल्कुल, आज मैं आप लोगों के लिए जो नावल पढ़ने जा रही हूँ, आप लोग जानते ही हैं कि निम्रा अहमद मेरी मोस्ट फेवरेट राइटर हैं और आपकी भी मेरा ख़्याल है कि वो मोस्ट फेवरेट राइटर हैं। जन्नत के पत्ते और नमल हालिम पढ़ने के बाद, ठीक है, मैंने ये तीनों नावल अपने चैनल पर पढ़ लिए हैं। और जो ये माला नावल है, ये एक तरह से इसलिए भी मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैंने जब अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट की थी तो मैंने इस नावल के थ्रू की थी, ठीक है। बाकी ये पहली एपिसोड नहीं है, ठीक है। आप लोग थोड़ी देर मेरी बातें सुन लें क्योंकि आप लोगों का ही फ़ायदा। आप लोगों को बाकी एपिसोड्स कहाँ से मिलेंगे, आप लोग कैसे ले सकते हैं, थोड़ी देर तसल्ली के साथ मेरी बातें सुन लें, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आप लोग किस तरह से ले सकते हैं। पहली बात ये कि कुछ चीज़ों को देखना पड़ता है, तो मैं इस तरह से आप लोगों को नावल प्रोवाइड नहीं कर सकती। तो आप लोगों को नावल मतलब ये तो मैंने वैसे ही एक वीडियो अपलोड की है, इसमें मैं नावल की जो एपिसोड मैंने 10 तक एपिसोड पढ़ ली हैं, तो वो आप लोगों को मिल जाएंगी मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में, ठीक है। आप मुझे डीएम कीजिएगा, मैं आप लोगों को पूरी वो जो है लिस्ट वो सेंड कर दूँगी, जितनी भी एपिसोड हैं या जितनी भी जो भी सीन है, ठीक है, उसमें इस एपिसोड को भी मैं डाल दूँगी, ठीक है। और इसकी अगली एपिसोड आपको कहाँ पर मिलेगी, तो वो चैनल जो है फॉरएवर बुक हेवन, वहाँ पर आप लोगों को बाकी की एपिसोड्स मिलेंगी। मेन चैनल पर आप लोगों को जो पहले वाली एपिसोड्स हैं वो वहीं जस्ट मिलेंगी, ठीक है, या फिर यही मैंने आज के दिन जो अपलोड की है, ठीक है। तो उस चैनल का जो लिंक है वो मैं आप लोगों को नीचे दे दूँगी, ठीक है। और मैं कोई ज़्यादा लंबी एपिसोड आप लोगों को नहीं दे सकती। एक तो पहले मैंने इसको बहुत मुश्किल से स्टार्ट किया है क्योंकि आप लोग जानते ही हैं मैं इस वक्त बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में हूँ। मेरे थीसिस भी चल रहा है, साथ में मैं आप लोगों को नॉवेल्स बाकी चैनल पर भी देने होते हैं। साथ में हमने काफ़ी नॉवेल स्टार्ट किए हुए हैं, जैसा कि एक नॉवेल सितारा शाम, वो बहुत अच्छा है, आप लोग उसको ज़रूर सुनिए। जिस तरह का नावल आप लोग वो क्या कहते हैं इश्क दी बाज़ी, वो भी बहुत मज़े का था, बहुत अच्छा था। और बहुत सारे इतने अच्छे अच्छे यार नावल हैं, आप लोग सुनते ही नहीं हो, मुझे तो हैरानी होती है। मेरे मोस्ट फेवरेट इतने नावल हैं, जैसे कि मुझे है हुक्म अज़ा, आप लोगों ने वो भी नहीं सुना, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है उस नावल का। उम्मे मरियम का नावल है और वो इतना ज़बरदस्त है। और इसी तरह बहुत सारे नावल्स मैंने इस चैनल पर अपलोड करने हैं। तो ये माला की जो एपिसोड, मतलब एपिसोड मैं नहीं कह सकती, मुझे आइडिया नहीं है कि मैंने आप लोगों को किस तरह से नावल, मेरा ख्याल है मैंने एक एक एपिसोड में पूरा बाब आप लोगों को दिया है, लेकिन मुझे सही से आइडिया नहीं है कि मैंने किस तरह से पहले रिकॉर्ड किए थे। तो एक और बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये मेरा पहला नावल था, स्टार्टिंग की जो भी वीडियोस होंगी आप लोग मुझे जज नहीं कीजिएगा मैं कैसे पढ़ती हूँ, कैसे पढ़ रही थी, ठीक है। उसमें मैं बहुत ज़्यादा हकला रही हूँ, बहुत ज़्यादा मेरी गलतियाँ हैं। मैं अभी नहीं कहती कि मैं अभी भी परफेक्ट पढ़ती हूँ, लेकिन क्योंकि वो मेरा स्टार्टिंग था तो आप आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को सीखते हो, आप आहिस्ता आहिस्ता बोलना सीखते हो, एक तरह से मैं कह सकती हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी तब मुझे कुछ आइडिया भी नहीं था, कुछ पता भी नहीं था, तब मेरी ऑडियंस भी नहीं थी जो मुझे बताए कि मैं कैसा पढ़ रही हूँ, किस तरह का पढ़ रही हूँ। तो फिर इस नावल को मैंने दरमियान में स्किप कर दिया, तो बहुत सारी रीज़न थी जिसकी वजह से मुझे इसको स्किप करना पड़ा। और अब भी बहुत ज़्यादा लोग मुझे कह रहे थे कि आप इस नावल को स्टार्ट करें। फिर इसकी जो एंड थी वो भी थोड़ी इस तरह की थी कि मैं थोड़ा पीछे हट गई कि यार मैं कैसे पढूँ इस नावल को, तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो गया। जैसे ही मैंने फिर छोड़ा ना अपने चैनल पर अपलोड करना, फिर मैंने पढ़ना भी छोड़ दिया था कि मैं अब अकेले में, मुझे आदत ही नहीं रही अकेले नावल पढ़ने की। अभी मैं अकेले नावल पढ़ूँ मुझे लगता है यार मैं क्या कर रही हूँ, मैं आप लोगों के साथ पढूँ, तो अब आदत नहीं रही। बाकी आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिलता है, जैसे कि हालिम पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप लोग देते हो और नमल का भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है मुझे। अभी मेरा इरादा है करा करम का ताजमहल। एक्चुअली आज मैंने अपना हॉस्टल हमारा चेंज हुआ है, तो ये शोर आप लोगों को शायद उसकी आवाज़ आ रही हो, टेबल घसीटा जा रहा है, चेयर्स घसीटी जा रही हैं, यही चल रहा है इस बिल्डिंग में। तो मैंने कहा इस चीज़ का फ़ायदा उठाती हूँ कि आज रात में रिकॉर्डिंग कर लूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सुकून से मुझे रिकॉर्डिंग करने देंगे लोग। चीज़ें हाय अल्लाह, हॉस्टल में क्या ही दिन क्या ही रात, यहाँ पर तो यही चलता रहता है, ठीक है।
तो मैं कह रही थी कि आप लोग मुझे डीएम कीजिएगा इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर फॉलो भी कर लीजिएगा। और वैसे भी आजकल कुछ इस तरह के मतलब शॉर्ट्स वगैरह, रील्स वगैरह आएंगी, जिससे आप लोगों को नॉवेल्स का पता चलता रहेगा कि अपकमिंग नॉवेल्स कौन से आएंगे। वक्त भी मेरा इरादा है उसको भी रिकॉर्ड करने का। इसके अलावा कराकरम का ताजमहल, उसको भी मैं रिकॉर्ड करूँगी। जितने भी हैं, मैं एक्चुअली उमैर अहमद के नॉवेल्स रीड नहीं करती, उनकी परमिशन नहीं होती ज़्यादातर, तो मैं थोड़ा बैक स्टेप ही रखती हूँ कि उनके नावल मैं ना ही रीड करूँ। लेकिन फिर भी अमरवीर नावल मैंने रीड कर ही लिया है, तो उसकी आपको एपिसोड्स मिल जाएंगी। अमरवीर नावल की आप लोगों को एपिसोड मिलेंगी फॉरएवर बुक हेवन में, ठीक है। तो वहाँ पर चौथी एपिसोड होगी, उसके नीचे 3 एपिसोड्स का लिंक होगा। पहली 3 एपिसोड जो कि मैंने इसी चैनल पर रिकॉर्ड की थी, लेकिन मैंने हाइड कर दी है, तो आप लोगों को उसका वो क्या कहते हैं कि मिल जाएगा, नीचे लिंक मिल जाएगा। और बाकी जो माला की एपिसोड्स होंगी वो भी वहाँ पर आप लोगों को मिलेंगी। अब मैं ये डिसाइड करके नहीं बता सकती कि आप लोगों को डेली बेसिस पर 2 एपिसोड मिला करेंगी, लेकिन ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं रख सकती मैं, मेरे लिए मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, अदरवाइज़ मैं आप लोगों को दे नहीं पाऊँगी। तो मैं इस तरीके से कर रही हूँ कि सब चीज़ों को साथ लेकर चलूँ, आप लोगों को भी टाइम दूँ और मुझे भी कोई इसका नुकसान ना हो। तो अब ऐसे ही चीज़ें मैनेज होगी। अगर आप लोग कंप्रोमाइज़ कर सकते हो तो ठीक है, पहले भी इतना इंतज़ार किया, थोड़ा और इंतज़ार कर लीजिएगा। वीडियोस ज़्यादा होंगी, लेकिन ऐसा है कि मिल जाया करेंगे आप लोगों को टाइम पर। हो सकता है कि एक दिन में 2 वीडियोस मिले आप लोगों को, लेकिन टाइम ड्यूरेशन इतना ही होगा, ज़्यादा मैं टाइम ड्यूरेशन अफोर्ड नहीं कर सकती, मेरे लिए रिकॉर्डिंग करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इतनी लंबी तमहीद बांधी है, ताकि आप लोगों को फ्यूचर में कोई मसले ना हो नावल लेने में। और ये है कि हो सकता है चीज़ें बदल जाएं, जिस तरह का भी हो। नीचे हो सकता है मैं आप लोगों को इस वीडियो के नीचे ही बाकी एपिसोड्स प्रोवाइड कर दूं, लेकिन मैं फिर भी कुछ कह नहीं सकती। अगर आप लोगों को एपिसोड ना मिले तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम नॉवेल्स फॉरएवर ही है, ठीक है। पहले मेरी एक और आईडी थी, वैसे उस आईडी को मैं वैसे ही ख़त्म कर देती हूँ। नॉवेल्स फॉरएवर आगे वो 4 था, लेकिन वो वाली नहीं है, उसमें मेरी ही वो मैं अभी आप लोगों को दिखाई देती हूँ। खैर, ये वाली मेरी आईडी है, तो इस पर आप लोग मुझे डीएम कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बाकी जो भी आप लोग, मैंने इसकी वो लिस्ट बनाई होगी, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। आप लोग मुझे बता सकते हैं। मैं फिर कह रही हूँ, मुझे जज नहीं करना, वो मेरी फ़र्स्ट वीडियोस थी, तो मुझे नहीं पता मैंने किस तरह से पढ़ा। मैं तो खुद अपनी आवाज़ नहीं सुनती, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि आप लोगों को पसंद आए या ना आए। लेकिन ऑफ़ कोर्स अब वाली एपिसोड्स ठीक होंगी, पहले वाली एपिसोड जैसी भी थी वो अब आप लोग देख लीजिएगा। बाकी स्टार्ट करते हैं आज की इस एपिसोड को। मैं एक्साइटेड भी हूँ, नर्वस भी हूँ, थोड़ी सी दुखी भी हूँ, तो सारी चीज़ें एक साथ ही हैं। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं माला के इस बाब को, हिस्सा दोम को, मक्का, जो कि मक्का है और इसकी किस्त नंबर है 11। शक अमूमन पहुँचता है तब्दीली से ज़रा पहले, जब हर शय तबाह हो रही होती है और दुनिया अजीब वहरान सी लगने लगती है। शक तुम्हें आधी रात को जगा देता है। शक तुम्हें तब तक झंझोड़ता है जब तक तुम जान ना पाओ कि क्या गलत है। शक एक आवाज़ है, सर दावर सफाक, मुंतिक के ज़रिए तुम्हारा मजाक उड़ाती हुई, तुम्हें खुद को नादान महसूस करवाती हुई। शक को परवाह नहीं होती कि वो कब और कहाँ ज़रब लगाता है। अल्फाज हथियार बन जाते हैं और ख्यालात नेज़े। शक तुम्हारा दिल तोड़ देता है और तुम्हारा सांस रोक देता है, और तुम कहते हो कि मुझे ना बताओ मोजज़ों के बारे में, मैं यकीन नहीं कर सकता जब तक मेरी आंखें देख न ले। नामालूम। कहीं बरस पहले एक दफ़ा का जिक्र है। वो सरमा की एक यख बस्ता रात थी। कंट्री साइड के दरख्त बर्फ़बारी के बायस सफ़ेद हो रहे थे। उनके दरमियान में एक लकड़ी का कॉटेज, छोटा सा घर दिखाई देता था, जिसकी खिड़कियां रोशन थी और चिमनी से धुआं निकल रहा था। उसकी खिड़की से अंदर झांको तो सिटिंग रूम में एक बड़ा सा आतिशदान बना था, जिसमें आग जल रही थी। लकड़ियों के सुलगने की बू में ब्राउनीज़ के गीले आमेज़े की महक भी शामिल हो गई थी। आतिशदान के करीब एक कॉर्नर लैंप जला था, जिसके साथ एक स्याह विंग चेयर रखी थी। माहिर उस पर यूँ बैठा था कि पैर लंबे करके ऑटोमन पर रखे हुए थे। घुटनों पे कंबल डाल रखा था और हाथ में एक तवीज़ किताब थी।
उसके सगार का बॉक्स करीबी मेज़ पे रखा था। दफतन उसने किताब चेहरे के आगे से हटाई। निगाहें किचन काउंटर की तरफ बुलंद हुई। मैंने तुम्हारी नैनी का बंदोबस्त कर लिया है। लाली किचन काउंटर पे बैठी हिलाल की उसकी तरफ पूछती। लंबे घुंघरियाले बाल खुले थे। वो गोद में रखे एक बॉक्स का गिफ्ट रैपर उतार रही थी। इस बात पे चौंक के गर्दन मोड़ी, भूरी आंखों में हैरत दर आई। नैनी, लेकिन मामा और पापा ने मना कर दिया था। वो उदास हुई, रैपर अलहदा करते हाथ सुस्त हुए। हिलाल का नाम लाली कब से हुआ और इसको नैनी क्यों चाहिए? एप्रन पहने, पोनी बनाए, चुप के ब्राउनीज का अमेज़ा मिक्स करता बैरबल पलटा और अचंभे से बारी बारी दोनों को देखा। पार्क में सब बच्चों की निकनेम है और सबके पास नैनी होती है, मुझे भी चाहिए। वो अबरू इकट्ठी करके खफकी से कहती वापस अपना गिफ्ट खोलने लगी। बैरबल ने माहिर को देखा, उसने कंधे उचका दिए। हिलाल को जो चाहिए वो हम उसको ले देंगे। वापस किताब चेहरे के सामने कर दी। अगर मैंने ये फरमाइश की होती तो माहिर फरीद का जवाब होता कि अपना पार्क बदल लो। वो जल के कहता ओवन की तरफ बढ़ गया। किचन में बनी चौड़ी खिड़की के बाहर सफ़ेद रात फैली थी। बर्फ़ के नन्हे नन्हे गाले गिरते दिखाई दे रहे थे और आसपास भी दूर तक बर्फ़ पड़ी थी। ये शहर से दूर मज़ाफ़ात में बना एक छोटा सा लकड़ी का वैकेशन हाउस था। ये क्या है माहिर भाई? आराइशी कागज़ उतार के उसने अंदर मौजूद डब्बा निकाला और नासमझी से उसे देखा। पहली दफ़ा माहिर अफंदी ने अपनी बहन को कैंडल के अलावा कुछ दिया है। हम भी देखें। वो शदीद जला कटा लग रहा था। एक अफसोस भरी नज़र अपने गिफ्ट पे डाली जो एक तरफ रखा था, एक बहुत खूबसूरत और कीमती डॉल। हिलाल ने उसे देख के ठंडी सांस भरी और मलामती नज़रों से उसे देखा था। हिलाल अब डॉल से नहीं खेलती। हिलाल बड़ी हो गई है। तब से बैरबल फरीद का सदमा कम नहीं हो रहा था। हिलाल सर झुकाया बॉक्स खोल रही थी। काउंटर से उसके पैर नीचे लटक रहे थे और बाल चेहरे के दाएं बाएं गिर रहे थे। म्यूज़िक बॉक्स? उसकी आंखें चमकी। वो एक म्यूज़िक बॉक्स था। टावर के ऊपर एक सुनहरी चोटी वाली लड़की बैठी थी। उसके बाल टावर की बुनियाद को छू रहे थे। हिलाल ने उंगली उसके बालों पे फेरी, आंखों में चमक दर आई। फिर उसने चाबी घुमाई के छोड़ी। हैप्पी बर्थडे टू यू। टावर गोल गोल घूमने लगा और धुन सुनाई देने लगी। उसने मुड़ी हुई पलकों वाला चेहरा उठा के विंग चेयर पे नीम दराज किताब पढ़ते माहिर को देखा। ये रैपुंज़ल है ना? किताब पढ़ते हुए झुकी आंखों से माहिर ने सर को इस बात में जुम्बिश दी। लबों पे मुस्कुराहट थी। टेक्निकली ये भी एक डॉल है। बैरबल जता के पैर पटकता आगे बढ़ गया। क्या आप मुझे रैपुंज़ल की कहानी सुनाओगे? वो अब काउंटर पे रुख मोड़ के बैठी माहिर को देख रही थी। जस्ट वॉच टैंजल्ड। बैरबल की जली कटी बड़बड़ाहट ऊंची थी। वो डिज्नी वर्जन है, मैं तुम्हें असल वर्जन सुना सकता हूँ। उसने किताब लहराई। हिलाल की आंखें चमकी। उसने म्यूज़िक बॉक्स काउंटर पर रखा और जस्ट लगा के नीचे उतरी। फिर भाग के उसकी विंग चेयर तक आई। माहिर ने कंबल हटाया, उसके लिए जगह बनाई। वो सोफे के बाजू और उसके कंधे के दरमियान फिट होकर बैठ गई और सर उसके कंधे पर रख लिया। ब्रदर्स ग्रिम का वर्जन कदरे तल्ख है, सुनोगी? उसने किताब दोनों हाथों में पकड़ रखी थी, ऐसे कि एक बाजू हिलाल के गिर्द से गुजार रखा था। उसने झट सर ऊपर नीचे हिलाया। कहीं बरस पहले एक दफ़ा का जिक्र है। सारी कहानियाँ ऐसे क्यों शुरू होती हैं? क्योंकि राइटर हमें ये नहीं बताना चाहते कि वो वाक़या कब पेश आया। उसने किताब का सफ़ा पलटाया। रैपुंज़ल की कहानी शुरू हुई थी ख्वाहिश से। रेली माहिर फरीद? अमेज़ा मिक्स करते बैरबल ने सर उठा के उसे घूरा, लेकिन वो उसकी तरफ मतवज्जे ना था। वो किताब से पढ़ के सुना रहा था और हिलाल उंगली पे कुंगरियाली लिट लपेटती छत को देख रही थी, जहाँ आतिशदान से जलती आग का साया पड़ रहा था। एक औरत और उसके शौहर को एक बच्चे की ख्वाहिश थी, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही थी। उस जंगल बियाबान में सालगिरह मनाने की क्या ज़रूरत थी? यहाँ बेकिंग का मुकम्मल सामान तक नहीं है। अब वो बुड़बड़ाते हुए कैबिनेट्स खोल बंद कर रहा था। उनके घर की अकबी खिड़की से एक बागीचा दिखाई देता था जो खूबसूरत फूलों और जड़ी बूटियों से भरा था। वो एक जादूगरनी का घर था। जादूगरनी क्या होती है? एक ऐसी औरत जो जादू करके लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब करती हो। क्या जादू वाकई होता है? उसने माहिर को देखते हुए पलकें झपकाई। नहीं, सिर्फ कहानियों में होता है। वो धीरे से हंस दिया। ये स्याह घोड़े के मुजस्मे से बहुत पहले की बात थी। एक रोज़ उस औरत ने देखा कि जादूगरनी के बाग में एक खूबसूरत रैपुंज़ल उगा है।
रैपुंज़ल एक पौधे का नाम था। उसके अंदर उस ममनू पौधे को खाने की ख्वाहिश बेदार हुई और उसने अपने शौहर से कहा कि अगर उसे रैपुंज़ल खाने को ना मिला तो वो मर जाएगी। क्या वो वाकई मर जाती? वो उसके कंधे पे सर रखे निगाहें छत पे नाचते साए पे जमाए हुए थी। नहीं, इंसान किसी के लिए नहीं मर सकता, बस उसकी ख्वाहिश जब हद से बढ़ जाए तो वो बड़ी हो के दिखाई देने लगती है। बैरबल ने अमेज़ा बेकिंग डिश में अंडेलते हुए एक अफसोस भरी निगाह उस पर डाली। और ब्रदर ऑफ द ईयर का अवार्ड माहिर फरीद के नाम हुआ। फिर क्या हुआ? शौहर ने जादूगरनी के बाग से रैपुंज़ल तोड़ के उसे ला दिया। कुछ दिन बाद उसने फिर वही ख्वाहिश की। इस दफ़ा शौहर बाग में दीवार फांद के गया तो सामने जादूगरनी खड़ी थी। वो पकड़ा गया। हिलाल ने अफसोस से दाएं बाएं सर हिलाया। वो अभी छत को ही देख रही थी। उसने जादूगरनी की मिन्नत की कि रैपुंज़ल के बगैर उसकी बीवी मर जाएगी। उस पर जादूगरनी ने कहा कि वो जितने चाहे रैपुंज़ल तोड़ के खा ले, बदले में उन्हें अपना बच्चा उसको देना होगा। अपनी जान बचाने के लिए उसने जादूगरनी से डील कर ली। डिज्नी वर्जन में बच्ची अगवा हुई थी, बैरबल खनखारा, लेकिन वो दोनों उसकी तरफ मतवज्जे ना थे। जब उनके यहाँ एक बेटी पैदा हुई तो जादूगरनी उसको लेने आ पहुंची और उन मियाँ बीवी ने खुद अपनी बच्ची उसको दे दी। बैरबल पहलुओं पे हाथ रख के खड़ा अफसोस से उसे देख रहा था। बच्चों को ब्रदर्स ग्रिम का वर्जन कौन सुनाता है? जादूगरनी ने उसका नाम रैपुंज़ल रखा। वो सूरज तले रहने वाली लड़कियों में सबसे खूबसूरत लड़की थी। वो किताब से पढ़ रहा था। हिलाल की आंखें काउंटर टॉप पे रख के म्यूज़िक बॉक्स पे जमी थी। उसने रैपुंज़ल को एक टावर में कैद कर दिया जिसकी कोई सीढ़ी या दरवाज़ा ना था, सिर्फ एक खिड़की थी। रैपुंज़ल टावर में कैद क्या करती थी? वो पेंट करती थी और खिड़की में बैठ के गुनगुनाती थी क्योंकि वो बोर होती थी और उसके पास इंटरनेट नहीं था। बैरबल का केक अमन में था और वो काउंटर से टेक लगाए खड़ा कि ना तो उस नज़रों से माहिर को देख रहा था। हिलाल ने पहली दफ़ा नज़रों का रुख मोड़ के बैरबल को देखा। वो बोर नहीं होती थी, वो गुनगुना के अपनी माँ को बुला रही थी। माहिर ने सब किताब के सफ़े पलटाए, फिर नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, कहानी में उसकी माँ का जिक्र नहीं है। वो अपनी माँ को बुला रही थी। वो ज़ोर देकर बोली। कुछ था उसके अंदाज में जो माहिर चौंक के उसे देखने लगा। ऐसे क्यों कह रही हो? हिलाल अपनी मुड़ी हुई पलकों वाली आंखों से चंद लम्हे उसे देखती रही। मेरी नैनी कौन है? उसका सवाल गैर मुतवक्के था। माहिर ने किताब का सफ़ा मोड़ा और गहरी सांस ली। वो झील के किनारे एक छोटे से घर में मकीम है। इस शहर में जहाँ मैं रहता हूँ, वो तुम्हारे सब कामों की जिम्मेदार होगी। मौजूदा दिन। सफ़ेद और गुलाबी कमरे की दीवारें खामोशी से उसे देख रही थी। वो स्टडी चेयर पे बैठी म्यूज़िक बॉक्स पे सर झुकाए रैपुंज़ल के बालों पे उंगली फेर रही थी। दफतन कदमों की आवाज़ सुनाई थी। व्हील चेयर के पहिए, मानूस खुशबू। उसने रुख पूरा मोड़ लिया। अब उसकी दरवाजे की तरफ पुश थी और म्यूज़िक बॉक्स हाथ में उठा रखा था। लॉक खुलने का क्लिक सुनाई दिया, फिर दरवाज़ा पूरा खुलता चला गया। कैसी हो हिलाल? चौखट से नगीना बेगम की व्हील चेयर अंदर आती दिखाई दी। अंदरानी उसे धकेल रही थी। साथ एक शलवार कमीज़ और बास्केट वाला आदमी था जिसकी स्याह मूंछें थी और गाल पे एक मोटा सा तिल था। जब वो तीनों अंदर दाखिल हो गए तो आदमी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। म्यूज़िक क्यों बजाती हो? नगीना बेगम सर पे सफ़ेद दुपट्टा लिए तस्बीह हाथ में थामे मुस्कुरा के नरमी से पूछ रही थी। उसने जवाब नहीं दिया। सर झुकाए रैपुंज़ल की लंबी चोटी उंगली पे लपेटे गई। कितने अच्छे तरीके से रहती हो? नगीना बेगम ने इतराफ़ में निगाहें दौड़ाई। कितनी अच्छी बेटी हो, इतनी साफ़ सुथरी, इतनी प्यारी। म्यूज़िक क्यों बजाती हो? हिलाल ने म्यूज़िक बॉक्स गोद में रख लिया और बाजू सीने पे लपेट लिए। उसकी आंखें बॉक्स पे झुकी थी। मुझे ये बॉक्स मशकूक लगता है सरकार, ये कुछ गलत कर रही है। दिल वाला आदमी नापसंदीदगी से उसकी कुर्सी के पुष्ट को देख रहा था। वो अपनी माँ को बुला रही है। नगीना बेगम ने व्हील चेयर का बटन दबाया। वो चंद कदम आगे सिरक आई। अंदरानी ने चेयर के हैंडल को छोड़ दिया। लेकिन तुम्हारी माँ तो मर चुकी है हिलाल, क्या फ़ायदा म्यूज़िक बजाने का? उन्होंने नरमी से उसके घुंघरियाले बालों पे हाथ फेरा। और रहे तुम्हारे भाई, तो वो भी तुम्हें भुला के अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हो चुके हैं। हिलाल खामोशी से अब दीवार को देख रही थी। चेहरे पे कोई तासुर न था। लेकिन एक बात तुमने मुझे कभी नहीं बताई। वो उसकी घुंघरियाली लिट्टों को हाथ में लिए देख रही थी। तुम्हारी नैनी कौन थी? हिलाल की भूरी आंखें दीवार पे जमी थी, उनमें कोई जज्बा ना था। वो तुम्हारे साथ खोई थी, ये तुम्हारे भाई ने कहा है, लेकिन मुझे उसके अल्फाज का भरोसा नहीं है। वो धीरे धीरे कह रही थी।
इंद्रानी और वो आदमी नागवारी से कुर्सी पे रुख मोड़े बैठी हिलाल को देख रहे थे। तुम्हारी नैनी के साथ हमने कुछ नहीं किया, फिर वो कहाँ गई? मेरे अंदाजे के मुताबिक उसको तुम्हारे भाई ने छुपा रखा है। कहाँ? ये तुम मुझे बताओगी? तिल वाले आदमी ने बेचैनी से पहलू बदला। आप नरमी कर रही हैं, सख्ती से काम ले तो ये 1 मिनट में नहीं। विलायत सबसे पहले रैश शुरू हुई थी। दीवार को देखती हिलाल के लब फड़फड़ाए। वो तीनों चौंक के उसे देखने लगे। फिर बाजुओं पे नील के निशान उभरने लगे, लम्प्स, सूजन। इंद्रानी और विलायत ने नासमझी से एक दूसरे को देखा, लेकिन नगीना बेगम की मुस्कुराहट गायब हो गई। उसका बायां हाथ बेख्तियार अपने दाएं बाजू पे रेंग गया। फिर तुम रातों में अचानक बेदार होने लगी, ऐसे कि तुम पसीने में नहाई होती थी। तुम्हें सांस चढ़ने लगा और हर वक्त जिस्म पे खारिश रहने लगी। उसके लब हिल रहे थे, आंखें खला में कुछ देख रही थी। तुम्हारी हड्डियों में दर्द रहने लगा, क्योंकि वो तुम्हारी हड्डियों के अंदर था। उसने गर्दन ज़रा सी मोड़ी, ऐसे कि नगीना बेगम उसका नीम रुख देख सकती थी। कैंसर। इंद्रानी ने बरहमी से उसे घूरा, लेकिन वो यकटिक उसे देख रही थी। वो अब भी तुम्हारी हड्डियों में है और वो बढ़ता जाएगा। तुम्हारा जिस्म ठंडा पड़ने लगेगा, हर वक्त खारिश होगी, भूख नहीं लगेगी, तुम्हारा सांस मुश्किल हो जाएगा और फिर इसी तरह तुम मर जाओगी। उसके लहजे का सर्दपन नगीना बेगम के खून को मुंजमद कर रहा था। तुम्हारी नैनी कहाँ है हिलाल? वो बोली तो आवाज़ कपाई थी। हिलाल ने चेहरा वापस दीवार की तरफ मोड़ लिया। अब उसके लब बंद थे। ये माहिर फरीद की कोई चाल हो सकती है। हो सकता है वो नैनी मर चुकी हो। विलायत ने सर झुका के नापसंदीदगी लेकिन ताज़ीम से कहा। मुवक्किल क्या कहते हैं सरकार? इंद्रानी ने सवाल दागा। नगीना बेगम ने गहरी सांस ली। अगर वो कम अकल इस काबिल होते तो आज सारी दुनिया पे हमारी हुकूमत होती। अंदाज में अफसोस था। वो इतना बताते हैं जितनी उनकी अकल और समझ होती है। वो कहते हैं कि हिलाल के पास एक नैनी थी। वो कौन है, कहाँ है, वो नहीं जानते। सिर्फ हिलाल जानती है या माहिर। उसका पूरा नाम जाने बगैर वो कुछ नहीं बता सकते। फिर उन्होंने हिलाल के सर की पुश्त को देखा। हिलाल, सिर्फ तुम मेरी मदद कर सकती हो। मुझे उसके बारे में बताओ। कमरे में सर सी खामोशी छाई रही। चल लम्हे यूं ही गुजर गए। सिर्फ उन 4 अफराद के तनफ़ुस की आवाज़ सुनाई देती रही। फिर नगीना बेगम ने इंद्रानी को इशारा किया। वो उनकी व्हील चेयर मोड़ने लगी। वो इस शहर में रहती है जहाँ मेरा भाई रहता है। व्हील चेयर चलाते इंद्रानी रुक गई। विलायत ने भी चौंक के देखा। झील के करीब एक छोटे से घर में अकेली, तन्हा, वो अब कुर्सी को मोड़ के स्टडी टेबल तक ले आई और म्यूज़िक बॉक्स मेज़ पे रखा। उसने अभी तक आंखों का रुख उनकी तरफ नहीं किया था। नगीना बेगम के लबों पे मुस्कुराहट दर आई। उन्होंने इस्पात में सर हिलाया। मैं उसे ढूंढ लूँगी। विलायत तहक्कुम से आवाज़ दी। वो फ़ौरन झुका। जी सरकार। हिलाल सच बोल रही है, इसलिए आज से तुम हिलाल का दरवाज़ा लॉक नहीं करोगे। अगर वो उन लोगों के पास वापस जाना चाहे जो उसको भुला चुके हैं तो इसकी मर्ज़ी है। हिलाल आज़ाद है। हिलाल अब सर झुकाए म्यूज़िक बॉक्स के टावर पे उंगली फेर रही थी। अगर वो भाग गई तो? दरवाज़ा बाहर से बंद करते हुए विलायत का हाथ लॉक तक गया। फिर उसने हाथ नीचे गिरा दिया। अंदाज में फ़िक्रमंदी थी। बेफिक्र रहो, हिलाल कभी नहीं भागेगी। नगीना बेगम मुस्कुरा के बोली। वो मुतमईन थी। अंदर से एक दफ़ा फिर से म्यूज़िक की आवाज़ सुनाई देने लगी थी। इंद्रानी उनकी व्हील चेयर धकेलती अब दूर जा रहे थे और विलायत तशवीश से खड़ा उनको जाते देख रहा था। हैप्पी बर्थडे टू यू की टोन अब दम तोड़ चुकी थी। अलबत्ता मोबाइल स्क्रीन पे मोहित का मैसेज हनूर जगमगा रहा था। ये अचानक से शादी का क्या किस्सा है मोहित? घर वापस आते ही मोहित को कॉल करने से पहले उसने 3 गहरे सांस लिए थे। इस वक्त मोहित पे बेइंतहा गुस्सा आ रहा था, लेकिन सांसों ने गुस्सों को दबा दिया। जब माला ने उसे कॉल मिलाई तो लहजा नरम और पुरसुकून था। वो मेरी क्लास फेलो है शफक। माँ की डेथ पे भी घर आई थी। वो कदरे खसियाया हुआ सा था। तुमने मिलवाया होता तो मुझे याद होता। वो हमारे ग्रुप के साथ फेलोशिप के लिए इस्तांबुल आई थी। अब उसके दादा बहुत बीमार हो गए और वो चाहते हैं कि उसकी शादी हो जाए। इमरजेंसी में सब कुछ हो रहा है। उसकी फैमिली यहीं आ रही है निकाह के लिए। तुम लोग पाकिस्तान क्यों नहीं जा रहे? वो यहाँ क्यों आ रहे हैं? यार हमारा सिंगल एंट्री वीज़ा है, फेलोशिप दरमियान में नहीं छोड़ सकते। वो कदर ज़िद हुआ। उसकी फैमिली को यहीं बेहतर लगा था। और तुम्हारी फैमिली, उनको बुलाना है या उनके बगैर हो जाएगा निकाह? उसकी आवाज़ में दुरुस्ती दर आई। माला यार क्यों इतनी टिपिकल हो रही हो? वो जला गया।
खुद तुम और माही अपनी ज़िंदगियों में सेट हो, तुम दोनों ने अपनी मर्ज़ी से शादी की, अब तुम्हें मुझे सपोर्ट करना चाहिए। मोहित, हमारी शादियाँ हमारे कल्चर को सामने रख के हुई थी, ऐसे नहीं कि फ़ोन पे इतला दे दी। हम सपोर्ट तब करें जब तुम हमें कुछ बताओ तो सही। तुमने हमें एतमाद में लिए बगैर सब तय कर लिया। यार बता रहा हूँ ना, मजबूरी है। वो धीमा पड़ा। माही गुस्सा करेगी जानता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी सपोर्ट चाहिए। माला ने गहरी सांस ली। बहुत सा गुस्सा सांस के साथ फिजा में गायब हुआ। मेरे पास तुम्हारी सपोर्ट के सिवा क्या ऑप्शन है मोहित? यानी तुम आओगी? वो जैसे खुश हुआ। जाहिर है हम आएंगे, अब तुम माही से बात करो। ताकीद करके उसने फ़ोन रख दिया। सर में दर्द होने लगा था। अपार्टमेंट में खामोशी छाई थी। ज़ियाद अभी घर नहीं आया था। वो वहीं लाउंज में बेचैनी से चक्कर काटने लगी। मोहित आज से 20 दिन बाद की तारीख का कह रहा था। शुक्र है कि उसके पास अमरीकी वीज़ा था, जिसकी बिना पे वो तुर्की गया। तुर्की का ई वीज़ा आधे घंटे में ले सकती थी, लेकिन ज़ियाद को वीज़ा अप्लाई करना होगा। उसे याद था कि जब माँ की ज़िंदगी में नगीना आंटी उनके घर आई थी तो उन्होंने बातों बातों में ज़ियाद की मंगेतर सबरीना की मौत का जिक्र करते हुए बताया था कि ज़ियाद इस वक्त यूके नहीं जा सका था क्योंकि उसके पास यूके का वीज़ा नहीं था। वो इस वक्त डाइनिंग रूम में खाना लगाते हुए उनकी गुफ्तगू सुन रही थी। ये बात जहन में रह गई थी। तुर्की का वीज़ा लगने में 2 हफ्ते लग ही जाते हैं। अगर ज़ियाद का वीज़ा ना आया तो वो टहलते टहलते रुक गई। उसका अमरीकी वीज़ा कहीं बरस पहले का लगा था। वो 5 साल का वीज़ा था। उसकी एक्सपायरी डेट आने में 6 माह से कम अरसा हुआ तो इसका तुर्किश वीज़ा नहीं लग सकेगा। वो तेज़ी से कमरे में आई और अलमारी खोली। अंदर एक लॉकर नस्ब था जिसमें ज़ियाद और वो अपने पासपोर्ट रखते थे। पासवर्ड उसे मालूम था। उसने जल्दी से हिंद से दबा के लॉकर खोला। उसका सब्ज़ पासपोर्ट पतला सा था। ज़ियाद के 3 नए पुराने पासपोर्ट एक साथ अटैच थे। उसने तेज़ी से अपना पासपोर्ट निकाला और सफ़े पलटाया। अमेरिकी वीज़े की मियाद देखी, फिर गहरी सांस खींची। उसकी एक्सपायरी में अभी बहुत वक्त था। माला एक सफ़ा पलटाया। उसका गैर इस्तेमाल शुदा कैनेडियन वीज़ा वहाँ मौजूद था। लोगों पे उदास मुस्कुराहट दर आई। माँ और उसने माही के बच्चे की पैदाइश पे वैनकूवर जाने के लिए ये वीज़ा लगवाया था, लेकिन न जाने अब वो उसे कभी इस्तेमाल भी कर सकेगी या नहीं। उसने अपने दुबला पतला पासपोर्ट वापस रखा। फिर नज़र ज़ियाद के पासपोर्ट्स पे पड़ी। 3 पासपोर्ट एक साथ अटैच थे। गालबन वो बहुत ट्रैवल करता था या उसके एक्सपायर्ड पासपोर्ट्स में कुछ तवील दुरानिए के वीज़े होंगे। उसने यूं ही वो पासपोर्ट उठाया और सफ़े पलटाने लगी। शायद ज़ियाद के पास अमरीकी या शिनेजन वीज़ा हो जिसकी बिना पे वो तुर्की का ई वीज़ा फ़ौरन हासिल कर सके। अगले लम्हे उसके अब्रू ताज्जुब से इकट्ठे हुए। उसने सफ़ात आगे पीछे उल्टाए। ज़ियाद के पास अमरीकी वीज़ा था। उसके पास शेंजन वीज़ा भी था और उसके पास 10 साल का यूके का वीज़ा भी था जो 6 बरस पहले लगा था। वो एक एक करके सफ़ात पलटाती गई। बहुत से ममालिक में दखल और खरूज के वक्त की लगी मोहरें अपनी तारीख़ों के साथ रकम थी। ज़ियाद इतना सफ़र करता उसे मालूम ना था, लेकिन ये बात इतनी काबिल हैरत ना थी। वो यूके एंट्री और एग्ज़िट की मुख्तलिफ तारीख़ें देख रही थी। सबरीना की मौत जिस साल हुई थी उस साल ज़ियाद 3 दफ़ा यूके गया था। वह अचंभे से पासपोर्ट देख रही थी। उसने मालदीव या सऊदीया की फ़्लाइट्स के दौरान कभी ज़ियाद का पासपोर्ट अंदर से नहीं देखा था। कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। ना कभी ज़ियाद ने उसके सामने पासपोर्ट खोला था। बैरूनी दरवाजे का लॉक खोलने की आवाज़ आई तो वो चौंकी। फिर तेज़ी से पासपोर्ट वापस रख के जल्दी जल्दी लॉकर बंद किया। दिल एकदम ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। वो आईने के सामने आ खड़ी हुई और यूं ही बालों में ब्रश फेरने लगी। बदिक्कत मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन चेहरे पे छाई तशवीश कम नहीं हो रही थी। अस्सलाम वालेकुम, वह शाश बशाश लहजे में कहता अंदर दाखिल हुआ। उसके कंधे पे लैपटॉप बैग स्ट्रिप से लटका था। आंखों पे ग्लासेस थे। वो उसे देख के ज़बरदस्ती मुस्कुराई। क्या हुआ, परेशान लग रही हो? वो बगौर उसको देखता आगे बढ़ गया। वो आईने में अपना अक्स देखने लगी। ब्रश अभी तक हाथ में था। बिना इजाज़त किसी का पासपोर्ट खोल के देखना गैर इखलाकी हरकत है। कशमाला मुबीन, उसके दिल ने मलामत किया। शायद नगीना बेगम को गलत फहमी हुई हो। बूढ़ी बीमार औरत ऐसी तफसीलात भूल सकती है। लेकिन दिमाग ने सरगोशी की। वो दिन याद है जब तुमने कैफ के कार से निकलने के बाद उसका वॉलेट खोला था? दिल ने तब भी मलामत किया था और तुमने तब भी दुरुस्त किया था। ओह कैफ, उसके दिल ने थक के जैसे हाथ जोड़े। तुमने मेरे एतबार को डैमेज कर दिया। मैं अब किसी पे कभी भी एतबार नहीं कर सकूँगी। वो ऐसे नहीं किया करती थी। ओशन में किसी मुलाजिम पे शक होता कि वो बेईमानी कर रहा है तो वो उसकी जासूसी नहीं करवाती थी, पीठ पीछे उसके बारे में इंक्वायरी नहीं करती थी। वो उसको अपने ऑफिस में बुलवा के उसकी आंखों में देख के बात करती थी।
फिर उसको छुट्टी पे भेज के उसकी मुकम्मल इंक्वायरी करती थी। अगर वो सच्चा साबित हुआ तो काम पे वापस आ सकता था, नहीं तो उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता था। इससे ये खुफिया खेल नहीं खेले जाते थे, लेकिन उस एक शख्स ने एतबार ऐसा तोड़ा था कि सब कुछ बदल गया था। इस्तांबुल में शादी, वो भी 20 दिन बाद। अच्छा मजाक है भाई। ज़ियाद का सुनते ही मूड एकदम ऑफ हुआ। भाई है मेरा, मुझे जाना ही होगा। वो 4 अफराद की डाइनिंग टेबल पर बैठे थे जो किचन में रखी थी। उनके सामने टेक आउट के बॉक्सेस में कब्सा चावल मुर्गी का एक पकवान सजा था और 7 छोटी डिब्बियों में तहीनता और सल्ता हारता सॉसेज रखी थी। वो चावलों और रोस्ट चिकन से उठती महक से बेनियाज बगौर ज़ियाद के चेहरे के बिगड़े तासुरात देख रही थी। मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी, पहले ही इतने दिन मालदीव में ज़ाया हो गए। ज़ियाद ने चम्मच नीचे रख दिया। वीकेंड पे है शादी, अरबों का वीकेंड जुमा हफ्ता होता है, शादी इतवार को है। हम जुमेरात की रात जाके इतवार की रात आ जाएंगे, एक इतवार की छुट्टी तो मिल जाएगी। वैसे भी आप ज़्यादातर वर्क फ्रॉम होम करते हैं। वो चेहरा झुकाए चावलों के किनारे पे सफ़ेद तहीनता डाल रही थी। ज़ियाद ने बेचैनी से पहलू बदला। मोहित को समझना चाहिए कि हर कोई इतनी इमरजेंसी में नहीं आ सकता। मैं जा सकती हूँ, मेरी कोई जॉब है ना मजबूरी। जद्दा से इस्तांबुल 3 घंटे की फ़्लाइट है बस। अमरीकी वीज़ा की वजह से मुझे ई वीज़ा भी मिल जाएगा। अलबत्ता आपको शायद वीज़ा अप्लाई करना पड़े। उसने आंखें उठा के बगौर ज़ियाद को देखा। वो सर झटक के चावलों में चम्मच चलाने लगा। वीज़ा आने में भी 2 हफ्ते लग जाते हैं, खफगी से बुड़बड़ाया। माला रुक के उसे देखने लगी। वो एक फ्रीक्वेंट ट्रैवलर था। क्या उसे मालूम ना था कि तुर्की के फौरी ई वीज़ा के लिए जो 3 बड़े वीज़े चाहिए थे वो उसके पासपोर्ट्स पे मौजूद थे? क्या उसे ज़ियाद से पूछना चाहिए? अंगूठी वाले वाक़ये की तरह वो पूछने पे एक सफाई दे देगा और वो मुतमईन हो जाएगी? नहीं, उसे खामोशी से इंतज़ार करना चाहिए। आप छुट्टी अप्लाई तो करी। उसने सुर्ख टमाटो पेस्ट से बनी सल्ता हारता सॉस की डिब्बी उसकी तरफ बढ़ाई। ज़ियाद ने उसे नहीं छुआ। वो बिना किसी सॉस के अपने भूरे चावल खाता रहा। उसका जहन जैसे बढ़ चुका था। आप जानते हैं कि मुझे ट्रैवल का कितना शौक़ है। इस बहाने हम इस्तांबुल भी देख लेंगे। मेरे माली हालात ऐसे नहीं है कि मैं हर महीने तुम्हें एक इंटरनेशनल ट्रिप पे लेकर जाऊं। हम अभी मालदीव से होके आए हैं, फिर एक नया इंटरनेशनल ट्रिप। वो नागवारी से बोला। माला चौंक के उसे देखने लगी। उसके पासपोर्ट्स के मुताबिक वो हर 1-2 माह बाद किसी दूसरे मुल्क जाता था। वो अफोर्ड कर सकता था, फिर ऐसे क्यों कह रहा था? हमारी माँ नहीं है ज़ियाद, और अब मैं उसकी माँ की जगह पे हूँ। माँ की जगह पे होती तो वो पहले बताता। उसे तुम्हारी कोई ख़ास परवाह नहीं है। वो एकदम तल्ख हुआ। वो मुझे क्या और कितना बताता है, ये हम बहन भाई का मामला है। आपको इसके बारे में ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। उसने चावलों की प्लेट पर ही खिसका दी। उसका चेहरा भी बुझ गया था। हनीमून ख़त्म हो चुका था और हकीकी ज़िंदगी शुरू हो चुकी थी। आई एम सॉरी, मुझे यूँ नहीं कहना चाहिए था। वो धीमा पड़ा। जानता हूँ तुम अपने बहन भाई को मिस करती हो, यहाँ अकेली हो, घर में बोर होती हो, इसलिए मैं ज़्यादा दिन बोर नहीं होंगी। डोंट वरी। उसने उसी अंदाज में प्लेट दोबारा करीब की और सुर्ख सॉस ज़ोर से प्लेट पे अंडेली। ठक ठक डिब्बी चटकी। सॉस चावलों पे मुंतकिल हुई। वो झुकी आंखों से अब चम्मच चला रही थी और वो चौंक के उसे देख रहा था। क्या मतलब? वही करूँगी जो हमेशा से करती आई हूँ। माला ने चम्मच मुंह में रखने से पहले उसकी आंखों में देखा। काम, ज़ोर देकर बोली। ज़िया सुल्तान के चेहरे पे साया सा गुजरा, कंधे ढीले हुए। काम, यहाँ? थूक निकला। मैं करियर वुमन हूँ ज़ियाद, वो चिकन का पीस तोड़ते हुए कह रही थी। इतने साल इतनी मेहनत से अपना करियर बनाया था। ज़हीर ने मुझसे ओशन लिया है। मेरा तजुर्बा नहीं, माँ की बीमारी के ट्रॉमा और फिर शादी की मसरूफियत में अपने काम पे ध्यान नहीं दे सकी। लेकिन अब मुझे वापस अपनी असल डायरेक्शन में जाना है। मुझे अपना करियर फिर से तामीर करना है। तुम जॉब करना चाहती हो? उसने जग से पानी ग्लास में अंडेला। जॉब या अपना स्टार्टअप, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ज़िया ने पानी का घूंट भरा, फिर खनखारा। हाँ ठीक है, तुम जो चाहो कर सकती हो, लेकिन उसने लहजे को सरसरी बनाया, जैसे अल्फाज तलाश किए हों। तुम एक खारजी हो, सऊदी नहीं। तुम्हारा अकामा बतौर मेरी बीवी का है, इस पे तुम जॉब नहीं कर सकती। रहा बिजनेस, तो वो बतौर एक खारजी कि तुम शुरू नहीं कर सकती। माला ने जवाब नहीं दिया। वो उसे देखती तवज्जो से सुन रही थी। एक खारजी का कारोबार शुरू करने के लिए सैगिया का लाइसेंस चाहिए होता है, जिसकी रजिस्ट्रेशन बहुत महंगी है।
बहुत महंगी। अपनी बात दोहराई। अब वो बेहतर महसूस कर रहा था। फिर खारजी यहाँ बिजनेस कैसे करते हैं? वो किसी सऊदी को अपना पार्टनर बनाते हैं और उसके नाम पे कंपनी रजिस्टर कराते हैं। वो उनका कफील होता है। एक पाकिस्तान से अभी अभी आई लड़की की कफालत कोई सऊदी नहीं करेगा, और अगर कर भी ले तो वो कंपनी उसकी होगी, पैसा तुम लगाओगी, और वो जब चाहे तुम्हें उस कंपनी से निकाल दे। उसको कानूनन इस बात का हक हासिल है। उसकी भूख वापस आ गई थी। अब वो कब सा चावल शौक से खा रहा था। आई एम सॉरी कश्माला, मेरी जॉब की वजह से तुम्हें यहाँ सेटल होना पड़ रहा है, लेकिन तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें इतना अच्छा लाइफस्टाइल दूंगा कि। आप सॉरी क्यों कह रहे हैं? वो भी वापस चिकन पीस तोड़ने लगी। ज़ियाद ने चेहरा उठा के उसे देखा। क्योंकि मैंने तुम्हें बताया कि तुम यहाँ काम नहीं कर सकती। आपने मुझे 2 मसले बताए हैं ज़ियाद। वो नरमी से मुस्कुराई। मैं इस अकामे पे जॉब नहीं कर सकती, यानी अकामा ट्रांसफ़र करवाना होगा, और मैं अपनी कंपनी खुद नहीं बना सकती, यानी मुझे एक कफील ढूंढना है। और अब तक आपको मालूम हो गया होगा कि कश्माला मुबीन हमेशा कोई हल निकाल लेती है। ज़िया सुल्तान की भूख दूसरी दफ़ा मर सी गई। चावलों का जायका हलक को कड़वा गया। वो बेदिली से पानी ग्लास में अंडेलने लगा। कैफ़ के मरकज़ी हॉल का मंजर आज कदर मुख्तलिफ था। एक कोने में वर्कर्स और इलेक्ट्रिशियन उखाड़ पछाड़ में मसरूफ़ थे। ऊंची सीढ़ी, तारें, नए बल्ब, पेंट का सामान, सब कुछ एक साथ ही होता दिखाई दे रहा था। रेनोवेशन के बाइस उस कोने में मौजूद डेस्क हटा दिए गए थे और उनको हॉल के दीगर कोनों में फिट कर दिया गया था, जिससे जगह तंग और नाखुशगवार हो गई थी। शबनम का डेस्क भी जद में आ गया था। उसको लिफ्ट के करीब जगह मिली थी। अब वो माहिर के ऑफिस से काफ़ी दूर हो गई थी। उसकी नई सीट के करीब एक लकड़ी का जीना था जो ऊपर बने माहिर के स्टडी नुमा मीटिंग रूम में जाता था। अपने ऑफिस के करीब शोर के बायस वो ऊपर बैठने पे मजबूर था। शबनम को बार बार सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना पड़ता, क्योंकि स्टडी रूम उसी फ्लोर की एक्सटेंशन था। वहाँ लिफ्ट नहीं जाती थी और इस वर्जिश ने उसे सख्त कबीदा खातिर कर रखा था। जिस वक्त बैरबल लिफ्ट से बाहर निकला, शबनम बहुत बुरे मूड में बैठी थी। मुझे अपना जेब खर्च पूरा चाहिए, उसने कुर्सी खींचते हुए बिना सलाम के कहा। शबनम ने चेहरा उठा के उसे देखा। वो ढिठाई से मुस्कुराया। माहिर बे ने मेरे एक जुर्म की पदाश में इसे आधा कर दिया था, वजाहत दी। और तुम इसी आधे जेब खर्च पे 2 माह से गुजारा कर रहे थे। उसने डेस्क कैलेंडर को देखा। और अभी महीने का दूसरा हफ्ता भी शुरू नहीं हुआ। मेरे खर्चे बढ़ गए हैं। वो उसी ढिढ़ाई से मुस्कुराता रहा। शबनम ने ऐनक के पीछे से मशकूक नज़रों से उसे घूरा, जो टांग पे टांग जमाए बैठा बेपरवाह सा लग रहा था। माहिर बे ने मना किया, मैं कुछ नहीं कर सकती। उसका इनकार 2 टोक और सफ़ा चढ़ था। बैरबल ने गर्दन मोड़ के तराफ पे तायराना निगाह डाली। ये रेनोवेशन पे एक्स्ट्रा खर्चा नहीं हो रहा? बारिश का पानी अंदर आ गया था। दीवार ख़राब हो गई थी, मजबूरी है। मालूम नहीं किस आर्किटेक्चरल फर्म ने इस ऑफिस को डिज़ाइन किया था। उसने तंजिया हुनकारा भरा। हमने नहीं किया था, हमें ये जगह ऐसे ही मिली थी। अब मैं काम कर लूँ? चटक के जवाब दिया और स्क्रीन की तरफ मतवज्जे हो गई। यानी मुझे खुद ही कुछ करना होगा। उसने अफसोस से गहरी सांस खारिज की। शबनम ने अचंभे से उसे देखा। तुम क्या करोगे? जवाबन बैरबल फरीद जगह से उठा, मुस्कुरा के कनपट्टी पे दस्तक दी। इस शैतानी दिमाग में आइडियाज़ की एक जरखेज़ ज़मीन है। शबनम जिम मायनी खेज़ अंदाज में मुस्कुरा के वो लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। कभी वो आइडियाज़ अपनी बेकरी की तरक्की पर भी खर्च कर लिया करो, उसने पीछे से पुकारा। बैरबल हंसते हुए सर झटकता लिफ्ट में कदम रख रहा था। साथ ही उसने मोबाइल निकाला और उसकी तरफ पलटा। वो गौर से उसे देख रही थी। उसने मुस्कुरा के एक आंख बंद की और मोबाइल पर चेहरा झुका दिया। लिफ्ट के दरवाजे बंद हो गए। कश्माला मुबीन। बैरबल फरीद की नज़रें मोबाइल स्क्रीन पर जमी थी, जहाँ कश्माला का प्राइवेट इंस्टाग्राम अकाउंट खुला था। ये वही अकाउंट था जिस पे उन दोनों की लाहौर में बात हुई थी, और उसकी पादाश में वो अपने आधे जेब खर्च से गया था। उसने फॉलो का बटन दबाया। रिक्वेस्ट रवाना हो गई। बैरबल ने मुस्कुरा के मोबाइल जेब में डाला। जद्दा में वाक़ई अपार्टमेंट में इस वक्त खामोशी थी। शाम का वक्त था और ज़ियाद घर पे नहीं था। दोनों के दरमियान इसके बाद कोई बात नहीं हुई थी। वो इस वक्त लिविंग रूम में टीवी के सामने योगा मेट बिछाए बैठी थी, आलती पालती किए, दोनों बाजू आसमान की तरफ बुलंद किए। वो दाएं गाल को दाएं पहलू पे झुका रही थी। नतीजतन दोनों बाजू भी उसी सिम झुक रहे थे। चेहरा पसीने से तर था और ऐसी ही बूंदें मैट के किनारे रखी पानी की बोतल पे भी थी। दफतन वो सीधी हुई, गहरी सांस खींची और साथ रखा मोबाइल उठाया। स्क्रीन देख के उसके अब्रू ताज्जुब से इकट्ठे हुए।
बैरबल फरीद ने उसे फॉलो रिक्वेस्ट भेजी थी। उसका अंगूठा खुद ब खुद मुस्तरिद करने के बटन की तरफ बढ़ गया, लेकिन फिर वो रुक गई। चल हमें लब काटते हुए सोचती रही, फिर कबूल का बटन दबाया और साथ ही फॉलो बैक पे क्लिक किया। मोबाइल वापस रखा और हल्के से कंधे अचका दिए। हैप्पी बर्थडे टू यू। वो गहरी नींद में थी जब एक धुन कानों से टकराई। उसका जहन बेदार होने में चंद लम्हे लगे, फिर वो एकदम तेज़ी से उठ बैठी। दाएं बाएं देखा, डिजिटल क्लॉक साइड टेबल पर रखा था। उस पर मोटे मोटे अदद जगमगा रहे थे। 3:09 AM, 3:09। उसने अचंभे से वक्त देखा। वो आवाज़ अब दम तोड़ गई थी, लेकिन वो ख्वाब नहीं थी, वो ख्वाब से जगाने वाली थी। वो वहीं बैठे बैठे चल लम्हे गहरे सांस लेती रही। अब हर तरफ खामोशी थी। ज़ियाद करवट लिए बेखबर सो रहा था। शायद पूरी अपार्टमेंट बिल्डिंग सो रही थी। अभी फजर होने में भी 2 सवा 2 घंटे रहते थे, लेकिन अब उसकी नींद उड़ चुकी थी। उसने निगाह उठा के ड्रेसिंग रूम की अलमारी को देखा, जिसके अंदर वो लॉकर नस्ब था। उस लॉकर में अनगिनत कहानियाँ दफन थी, जिनको वो पढ़ नहीं पा रही थी। क्या करे, कहाँ जाए? वो वापस लेटी और ज़ियाद की जानिब से करवट बदल ली। वो नाराज़ नहीं थी, वो उलझन में थी। आदतन मोबाइल उठाया और नोटिफिकेशंस देखने लगी। बैरबल फरीद ने उसकी रिक्वेस्ट कबूल कर ली थी। उसने बैरबल की प्रोफाइल खोली। ये प्राइवेट अकाउंट था, फ्रेंड्स और फैमिली तक महदूद। वहाँ उसकी तस्वीर थी। कहीं वो किसी दूसरे मुल्क का सफ़र कर रहा है, कहीं वो अपनी बेकरी में कोई नया केक बना रहा है, कहीं वो किसी ब्रांडेड स्टोर पे शॉपिंग कर रहा है। एक एक तस्वीर से उसकी अमारत का अंदाज़ा होता था। वो बिना मुतासिर हुए तस्वीर नीचे करने लगी। चंद एक तस्वीर में उसे माहिर की झलक नज़र आई थी, लेकिन माला ने उनको नहीं खोला। उसे दिलचस्पी नहीं थी। उसका अंगूठा नीचे का सफ़र करता गया, यहाँ तक कि वो खुद ब खुद ठहर गया। वो एक चंद बरस पुरानी वीडियो थी, किसी लकड़ी के घर का छोटा सा किचन। बैरबल एक डिश में ताज़ा बेक हुई ब्राउनीज़ उठाए खड़ा था। साथ ही वो कुछ कह रहा था, लेकिन उसके फ़ोन की आवाज़ बंद थी। वो उसकी आवाज़ नहीं सुन सकती थी। उसको देख के हमेशा ये लगता था कि वो उस शख्स से पहले मिल चुकी है। कहाँ, उसे याद न था। अकम में किचन काउंटर पे एक म्यूज़िक बॉक्स रखा था, जिसके साथ एक लड़की खड़ी थी। उसके घुंघराले बाल कमर से नीचे तक गिरते थे और वो घुनिया काउंटर पे जमाए एक हाथ से मुस्कुराते हुए म्यूज़िक बॉक्स की चाबी घुमा रही थी। वो उसको पहचानती थी। माहिर ने उसे उसी लड़की की तस्वीर दिखाई थी। हिलाल। म्यूज़िक बॉक्स में बना टावर गोल गोल घूमने लगा। आवाज़ हनूज़ बंद थी। उसी पल लड़की ने निगाहें उठाई और कैमरे में देखा। उसे लगा वो उसे देख रही। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सनसनीखेज लहर दौड़ गई। फिर उसने मुड़ी हुई पलकें झुका ली। कैमरा वापस बैरबल पर चला गया, जो खफकी से कुछ कह रहा था। उसी पल वो चौंकी। वो आज के बैरबल से मुख्तलिफ था। उसके बाल लंबे थे, जिनको पोनी में बांध रखा था। उसका लिबास ज़्यादा लापरवाह था। कान की बाली, गर्दन की चेन। एक झमाके की सूरत में उसे कुछ याद आया। ये वही था जो ओशन रेस्टोरेंट आया था, उस सफ़ेद बालों वाले बूढ़े के साथ। वो बेकरी बनाने का कह रहा था। उसकी आंखों से नींद उड़ चुकी थी। ये वही था। उसकी उंगलियां तेज़ी से टाइप करने लगी। मुझे अपना नंबर भेजिए, मुझे आपसे बात करनी है। मैसेज भेज के बैक किया तो वहीं वीडियो दोबारा खुल गई। अब पस मंज़र में आतिशदान के साथ विंग चेयर पे नीम दराज माहिर दिखाई दे रहा था। वो एक किताब पढ़ रहा था। माला ने इंस्टाग्राम बंद कर दिया। उसे उनकी वीडियो देखने में कोई दिलचस्पी ना थी। सड़क के एक तरफ अपार्टमेंट बिल्डिंग्स की कतार थी और दूसरी जानिब बॉस्फोरस का पानी था। सड़क किनारे बने ट्रैक पे उस सुबह बहुत से लोग खुद भागते या अपने कुत्तों को भगाते दिखाई देते थे। आसमान अभी हल्का जामनी था और सूरज ठंडा। अलबत्ता इमारतों के किनारे नारंगी पड़ने लगे थे। ऐसे में माहिर ट्रैक पर तेज़ कदमों से चलता आ रहा था। कानों में एयरपोर्ट्स लगे थे और वो कलाई पे बंधी घड़ी पे अपने कदम गिन रहा था। चेहरा पसीने से तर था और सांस तेज़। एक नज़र अपनी टांग को देखा, जिसमें दर्द की ठेसें अब भी उठती थी। फिर सर झटक दिया। चंगेज़ की कॉल आ रही है। कान में सिरी ने इतला दी। आंसर। उसने उथल पुथल हुई सांसों के दरमियान कहा। ट्रैक पे सामने एक लड़की भागती आ रही थी। भागने से उसकी ऊंची पोनी दाएं बाएं झूलती थी। वो उसकी तरफ एक मुस्कुराहट उछाल के आगे बढ़ गई, लेकिन वो नहीं मुस्कुराया। चेहरा संजीदा रखे चंगेज़ को सुनते हुए वो सड़क की तरफ बढ़ गया। आज पुलिस स्टेशन का चक्कर लगा लो, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। मुझे मायूस मत करना। तनबीह करते हुए वो सड़क किनारे रुका। ट्रैफिक मामूली था। अलबत्ता हर रोज़ ये सड़क अबूर करने से पहले कदम खुद ब खुद रुक जाते, झिझक जाते। वो स्याह SUV याद आ जाती। जब वो ऊपर अपने अपार्टमेंट में दाखिल हुआ तो ओपन किचन में बैरबल फरीद मुंह बसोरे बैठा था। नींद में डूबी आंखें बार बार जमाई रोकता।
आज हमारी स्लीपिंग ब्यूटी इतनी जल्दी कैसे उठ गई? उस पर एक गहरी नज़र डाल के वो फ्रिज की तरफ बढ़ा। मैं तो एक ऑर्डर के लिए उठा हूँ जिसे सुबह मैं डिलीवर करना है। तुम बताओ, तुम्हारी चार्जिंग मुकम्मल हो गई? तड़ाक से जवाब आया। बाहर ने जवाब नहीं दिया, फ्रिज से एक सब्ज़ पानी वाली बोतल निकाली और लिविंग रूम की तरफ बढ़ गया। मुझे अपना जेब खर्च पूरा चाहिए, उसने पीछे से पुकारा। अगले 4 साल तक तुम इसी पे गुजारा करोगे, और अगर मैं इनकार कर दूँ तो 4 साल तक अपना हिस्सा मिलने का इंतज़ार करो। वहाँ बेनियाजी ही बेनियाजी थी। बारबल ने कीनातूज नज़रों से उसके पुश्त को देखा। वो अब लिविंग रूम के सोफे पे जा बैठा था और ग्लास में अपना मशरूब अंडेल रहा था। आज शाम का सूरज गुरूब होने से पहले तुम अपने हाथों से मेरा जेब खर्च बढ़ाओगे? माहिर ने मुड़े बगैर हाथ जला के उसे जाने का इशारा किया और अपने मशरूब की तरफ मुतवज्जे हो गया। केक फाइनल करके डिलीवरी टीम के हवाले करने के बाद बारबल फ्रीद बेकरी से बाहर निकल आया। सुबह अभी दोपहर में नहीं बदली थी। सड़क किनारे पीछे कुर्सियों पर बैठे लोग नाश्ते और कहवे से लुत्फ़अंदोज़ होते दिखाई देते थे। तुर्किश कॉफ़ी की महक सारे में फैली थी। वो ऐसे ही एक रेस्टोरेंट के बाहर बने छज्जे तले बिछी कुर्सी पे बैठ गया और मुस्कुरा के मोबाइल कान से लगाया। आखिरी दफ़ा आपसे बात करने पे जेब खर्च आधा हो गया था, इस दफ़ा आप मुझे कंगाल करवाएंगी? मसनूई उदासी से बात का आगाज़ किया। आप अभी तक जेब खर्च पे गुजारा करते हैं? वो हैरत से बोली। बारबल गड़बड़ा गया। नहीं, मेरा अपना बिजनेस है। लेकिन उसने शेव खुजाई। आसानी से आया पैसा किसे बुरा लगता है? आप मेरी जगह होती तो क्या करती? मैं बाकी का जेब खर्च लेने से भी इनकार कर देती और ख़ुद कमा के खाती। बारबल फरीद ने मोबाइल कान से हटा के घूरा। शुक्र है मैं अपनी ज़िंदगी के मशवरे आपसे नहीं लेता। खैर बताइए, आपको क्या बात करनी थी? और उसने बिना तमहीद के पूछ लिया। मालिक साहब आपके क्या लगते हैं? बारबल ने गहरी सांस भरी। कुछ ना लगते। अगर अब्बा की पैदाइश के बाद दादा दादी की तलाक हो जाती। यानी वो आपके चचा हैं? दरअसल हमारे अगले पिछले गुनाहों की सज़ा कुदरत ने हमें इसी दुनिया में मालिक की सूरत में दे दी है। वो सड़क किनारे कुर्सी पे बैठा आते जाते लोगों को देखते हुए मुस्कुरा के कह रहा था। बारबल वो खफा हुई। मैं संजीदा हूँ। आप मालिक को कैसे जानती हैं? आप उनके साथ बहुत पहले मेरे रेस्टोरेंट आए थे। अच्छा, वह हैरान हुआ। उसे याद नहीं था। मुझे आपको पहचानने में बहुत देर लगी। आपको पहचान करने में देर ही लगती है। लेकिन वो सुने बगैर कह रही थी। मालिक साहब से मैं कहीं बरस पहले मिली थी, फिर वो गायब हो गए। मैं उनका पूरा नाम नहीं जानती थी, लेकिन जब मैं और आप होटल में मिले थे तब वहाँ मुझे मालिक साहब ने ही कॉल करके बुलाया था। तब मैं नहीं जानती थी कि कैफ कौन है। रुक के तसई की, यानी कि आपका मैनिपुलेटिव और झूठा भाई है। आह, ये अल्फाज मेरे कानों में खूबसूरत मौसीकी की तरह गूंज रहे हैं। वो हंसा। मालिक साहब की कॉल के बावजूद मैं उनको पहचान नहीं सकी। मालिक एक कॉमन नाम है। मैं नहीं जानती थी कि ये वही मालिक साहब होंगे, लेकिन वो जानते थे कि मैं वही कशमाला हूँ। फिर भी वो खुद सामने नहीं आए। आपको भेज दिया। क्यों? मालिक का दिमाग कैसे काम करता है, अभी साइंसदान इस पर तहकीक कर रहे हैं। जैसे ही कोई स्टडी सामने आएगी मैं आपको इतला कर दूंगा। बारबल, उसकी आवाज़ में बरहमी दर आई। तमाम। वो संजीदा हुआ, फिर शेव खुजाते हुए सोचने लगा। मालिक काफ़ी पेचीदा इंसान है। वो कोई काम क्यों करता है मैं नहीं जानता, माहिर भी नहीं जानता, लेकिन वो बग़ैर वजह के कुछ नहीं करता। कैफ ने कहा था कि मेरा रेस्टोरेंट उसने नहीं, मालिक साहब ने बिकवाया था। क्या वाकई? वो सोच सोच के बोल रही थी। कैफ मेरा बाप था, माला कासिम अली इम्तियाज़ फरीद। वो खफगी से गोया हुआ। वो जो रोबोट नामी भाई है मेरा, उसका नाम माहिर है। हाँ वही, नापसंदीदगी से जवाब आया। मेरा भाई एक मैनिपुलेटिव और धोखेबाज इंसान है। फिर जैसे याद आया, और कंजूस भी। दिल को ठंडक मिली। लेकिन वो सच कह रहा था। आपका रेस्टोरेंट बिकवाने में उसका कोई हाथ नहीं था। आप चाहें तो हम मिलके एक माहिर फरीद हेड क्लब बना सकते हैं, लेकिन शायद आपको मुझसे कोई और काम भी था। साथ ही कलाई पे बंधी घड़ी देखी। मुझे मालिक साहब से बात करनी है। उसका अंदाज़ संजीदा और दो टोक था, जैसे वो ये पहले से तय कर चुकी थी। पूछ सकता हूँ क्यों? नहीं। बारबल के चेहरे के जाविये बिगड़े। मैं आपको उस रोबोट का नंबर दे सकता हूँ, मगर ध्यान से बात कीजिएगा, कहीं करंट ना लग जाए। थैंक यू। वैसे माला, वो लहजे को बहुत पुरखुलूस बना के बोला। आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। मैं इस गुफ्तगू के बारे में माहिर को नहीं बताऊँगा।
आप 5 मिनट के अंदर उसको बता देंगे, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बेनियाजी से कह के कॉल काट दी। बहरबल फरीद की शैतानी मुस्कुराहट उसके चेहरे पे वापस आ चुकी थी। माहिर, मुझे कशमाला का फ़ोन आया था। उसकी उंगलियां टाइप कर रही थी। वो बहुत परेशान लग रही थी और उसको मेरी मदद चाहिए। अगर तुम इस बारे में मज़ीद जानना चाहते हो तो हम सूरज ग़ुरूब होने के बाद बात कर सकते हैं। मोबाइल रख के उसने वेटर को इशारा किया। मुस्कुराहट लबों से जुदा नहीं हो रही थी जब तक वेटर उसका कहवा लेकर आया। उसके फ़ोन पे बैंक का मैसेज आ चुका था। उसका बकाया जेब खर्च उसके अकाउंट में जमा करवा दिया गया था। सरयार का पुलिस स्टेशन ऐसा ही था जैसा कोई सरकारी दफ्तर होता है। मेज़ों पे बिखरे कागज़, टाइपिंग की आवाज़, अपने डेस्क पे झुके रिसीवर उठा के हदायत देते ऑफिसर्स। मेन हॉल के स्लाइडिंग डोर को खोल के वो अंदर दाखिल हुआ तो चंगेज़ का चेहरा दिखाई दिया। लबों में सिगरेट दबाए वो लाइटर से उसे सुलगा रहा था। उसे आते देख के मुस्कुरा के खड़ा हुआ। खुशखबरी ये है कि हम तुम्हारे एक ताकुबकार के करीब पहुंच गए हैं। माहिर ने ये बात संजीदगी से सुनी। कोट का बटन खोलते हुए बैठा और टांग पे टांग जमा ली। वो ऑफिस जाने के लिए तैयार लग रहा था। सूट में मलबूस, जेल से सिमटे बाल। तुम चंद बरस पहले हिलाल और बैरबल के साथ छुट्टियां गुजारने इस्तांबुल आए थे। ये उस वक्त की बात है जब तुम लोग लंदन में रहते थे। तुम 3 अफराद आए थे, लेकिन वापसी पे तुम 4 थे। तुम्हारे साथ एक औरत भी यहाँ से गई थी जिसको तुमने हिलाल की नैनी के तौर पे हायर किया था। वो खामोशी से सुने गया। किसी ने पुलिस डेटाबेस के ज़रिए उस औरत की तफसीलात मालूम करने की कोशिश किया जो तुम्हारे साथ लंदन गई थी, लेकिन इंटीरियर मिनिस्ट्री के रिकॉर्ड्स में उस औरत की मालूमात सेलशुदा है, यानी कोई भी उनको हायर सिक्योरिटी क्लियरेंस या कोर्ट ऑर्डर के बगैर नहीं देख सकता। अच्छा, उसने लाइलमी से शाने चुकाए। चंगेज़ ने सुलगते सिगरेट को एशट्रे के किनारे झटका। राख के चंद टुकड़े नीचे जा गिरे। दिलचस्प बात यह है कि अगर वो हिलाल के साथ खो गई थी तो तुमने उसका रिकॉर्ड क्यों सेल करवाया? वो गौर से अपने दोस्त को देख रहा था। मेरे पास ज़ाया करने के लिए बहुत पैसा है। वो हल्का सा मुस्कुराया। या शायद वो खोई नहीं थी और तुमने खुद उसको कहीं छुपा रखा है। चंगेज़ उसकी आंखें पढ़ने की कोशिश कर रहा था। शायद वो कुछ जानती है या तुम्हें डर है कि तुम्हारे दुश्मन उसको नुकसान पहुंचाएंगे। क्या तुम उस शख्स को ढूंढ पाए हो जो मेरी मालूमात लेने की कोशिश कर रहा था? चंगेज़ ने गहरी सांस ली और एक प्रिंट आउट सामने रखा। इंटीरियर मिनिस्ट्री के डेटाबेस में कुछ सर्च करने के लिए सरकारी अफसर को अपना बैज नंबर या यूज़र आईडी इस्तेमाल करनी पड़ती है। यानी मैं देख सकता हूँ कि आगे। उसने हाथ घुमा के गुफ्तगू की रफ्तार तेज़ करने का इशारा किया। साथ ही कलाई पे बंधी घड़ी देखी। चंगेज़ ने कदरे नागवारी से उसे देखा, लेकिन जब्त कर गया। ये है वो पुलिस ऑफिसर जिसने इस औरत को खोजने की कोशिश की है। उसने प्रिंट आउट सामने लहराया। वहाँ एक भूरे बालों वाली खूबसूरत सी पुलिस ऑफिसर नज़र आ रही थी। लेकिन जिस वक्त ये सर्च की गई, चंगेज़ ने तजस्सुस के लिए वक्फा दिया। उस वक्त वो कुछ और कर रही थी। चंगेज़ का जोश ठंडा पड़ गया। हाँ, सर्च के वक्त वो एक सेमिनार से खिताब कर रही थी। इसका मतलब है वो सर्च उसने खुद नहीं की। तुम्हें कैसे मालूम? माहिर ने शाने उचकाए। क्योंकि सरकार का क्लाइंट कभी भी अपनी असल शनाख्त से सर्च नहीं करेगा। वो किसी और की आईडी इस्तेमाल करेगा। क्या ये शादीशुदा है? वो सपाट से अंदाज में पूछ रहा था। चंगेज़ ने सर दाएं बाएं हिलाया। इतनी खूबसूरत औरत अकेली नहीं होती। कोई मंगेतर बॉयफ्रेंड? चंगेज़ ने नापसंदीदगी से उसे देखते हुए पहलू बदला। मैं कुमसार हूँ माहिर भाई, मुझे मेरी जॉब मत सिखाओ। मैं ये सब चेक कर चुका हूँ। इस औरत का एक बॉयफ्रेंड है जो इसके साथ रहता है। और चंगेज़ की आंखें फिर से चमकी। तजस्सुस के लिए वक्फा दिया। और वो एक पाकिस्तानी है। माहिर ने घड़ी को देखते हुए सवालिया अब्रू उठाया। चंगेज़ के कंधे नीचे गिर गए। चेहरे के जाविये बिगड़े। हाँ, उसका नाम गालिब नवाज़ है। वो फाते में रहता है। अपना होटल बिजनेस है। बस। वो कोट का बटन बंद करते हुए उठ खड़ा हुआ। मैं इसको तफ्तीश के लिए बुला सकता हूँ, लेकिन वो 1 घंटे में बाहर होगा। उसकी गर्लफ्रेंड पुलिस ऑफिसर है। वो कह देगी कि ये सर्च उसने की है सेमिनार में ब्रेक के दौरान या ऐसा कुछ। मेरे पास इसको पकड़ने के लिए कोई ख़ास वजह नहीं है। और तुमने ये सब बताने के लिए मुझे बुलाया है? मैं ये बताना चाहता था कि पुलिस अपना काम कर रही है। कोई भी तुम्हारे बारे में सर्च करेगा तो वो हमारे रडार पे होगा। वो भी साथ ही उठ खड़ा हुआ। और क्या पुलिस ने चेक किया है कि इस होटल ऑनर के पास कोई स्याह SUV है? चंगेज़ बुरी तरह चौंका। ओह। वो तेज़ी से कीबोर्ड पे झुका, खटखट कुछ टाइप किया, निगाहें स्क्रीन पे दौड़ाई, फिर उसके अब्रू इस्तेजाब से उठे। गालिब के नाम पे 2 गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से एक स्याह SUV है। लेकिन यकीनन मेरे एक्सीडेंट से पहले वो चोरी हो गई होगी। चंगेज़ ने स्क्रीन को देखते हुए इस बात में सर हिलाया।
तुम्हारे एक्सीडेंट से एक रात कबल उसने एसयूवी चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। कुछ दिन बाद उसकी कार इस्तांबुल से चंद मील दूर से मिली थी। उसका एक शीशा टूटा हुआ था। पुलिस ने क्यास किया कि शरारती लड़के इसे ले गए थे और चंद दिन गलगपाड़ा करने के बाद वापस छोड़ गए थे। इस्तांबुल में ऐसा होता रहता है। चंगेज़ ने बाजू लंबा करके रिसीवर उठाया, लेकिन माहिर ने फ़ौरन से क्रेडल पे हाथ रख दिया। उसने चौंक के उसे देखा। अभी इसे गिरफ्तार मत करो, वो 1 घंटे में बाहर निकल आएगा। उस पर चंद दिन नज़र रखो। अगर उसने दोबारा मेरे बारे में कुछ सर्च करने की कोशिश की तो उसे थाने ले आना। मैं कार का वारंट निकलवा के उसका फॉरेंसिक करवा सकता हूँ। मैं उसको चार्ज भी कर सकता हूँ। चंगेज़ ने रिसीवर वापस रखा, लेकिन उसके अंदाज में कुछ गैर आरामदेह सा था। कुछ दिन ठहर जाओ, मुझे अनकरा जाना है। मैं वहाँ से वापस आ जाऊँ, फिर हम इस मामले को देखेंगे। चंगेज़ ने रिसीवर वापस रख दिया और आंखों की पुतलियाँ सुकेड़े उसे देखने लगा, जो अब दरवाजे की तरफ जा रहा था। माहिर बे, उसकी आवाज़ संजीदा थी। माहिर चौखट से पलटा, सवालिया अंदाज में अब्रू उठाया। इस थाने के बाहर मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, लेकिन यहाँ मैं पुलिस कोमसार हूँ। ये आखिरी दफ़ा था जब तुमने मुझे बताया कि मुझे क्या करना है। उसके अंदाज में तनबीह थी। माहिर ने सर को खम दिया। कोमसार बे, वो नरमी से मुस्कुराया। मेरी दरख्वास्त है कि आप अगले जुमेरात तक उसको गिरफ़्तार न करें। अगर मैं तब तक अनकरा से वापस ना आया तो बेशक इसको गिरफ़्तार कर लेना। तब तक मैं उस पर नज़र रखूँगा। अगर कोई ठोस वजह मिल गई तो मैं इसको गिरफ़्तार कर लूँगा। वो एक लफ्ज़ पे ज़ोर देकर बोला। माहिर मुस्कुरा दिया, कहा कुछ नहीं। और हिलाल की नैनी को पुलिस की हिफाजत दरकार होगी ताकि वो लोग उसको नुकसान न पहुँचा सकें। मैं उसकी हिफाजत कर सकता हूँ, तुम अपना काम करो, मैं अपना करूँगा। उसने स्लाइडिंग डोर खोला और बाहर निकल गया। चंगेज़ ने फ़ोन रिसीवर को देखा, फिर मुट्ठी भींच ली और कैलेंडर देखा। अगले जुमेरात के आने में अभी 13 दिन पड़े थे। सीढ़ियाँ तारीक थी और हर तरफ जाले थे, गर्द थी। वो कदम कदम चलती नीचे जा रही थी। दफतन उसे खांसी आई। उसने लबों पे हाथ रखा, फिर चौंकी। सीढ़ियों के इख्तिताम पे नीचे एक हॉल कमरा था। वहाँ कोई खड़ा था, कंधों पे शॉल लिए, कलाइयों में सोने के कंगन। माँ, उसकी आंखें खुशी से फैली। तेज़ी से चंद जीने अबूर किए। वो एक दरवाजे के पास खड़ी थी। उनकी शॉल सफ़ेद थी, पश्मीना की नई नकोर शॉल, और उनका जिस्म पर भी नहीं था। वो पतली थी जैसे जवानी में होती थी। उनका रुख दूसरी जानिब था। आहट पे वो पलटी, उसको देखा। उनका चेहरा मदम रोशनी में वाज़े हुआ। वो भी जवान था, सफ़ेद और ख़ूबसूरत, लेकिन वो मुस्कुरा नहीं रही थी। वो बस उसको देख रही थी। माँ, आप जिंदा हैं? वो तेज़ी से उनके करीब आई। उनका हाथ थामा। वो गर्म था, उस पर झुर्रियाँ नहीं थी। माँ ने जवाब नहीं दिया, बस दूसरा हाथ बढ़ाया और दरवाजे का नॉब घुमाया। वो खुलता चला गया। माला ने चौंक के उस तरफ देखा। वो एक कमरा था। उसमें ऊपर नीचे बहुत से रोल शुदा नक्शे भरे थे। मेज़ पर, शेल्फ पर, हर तरफ जालों और गर्द से अटे हुए नक्शे। माँ ने चेहरा उसके करीब किया, धीरे से उसके कान में सरगोशी की। फ्लैश लाइट ढूंढो। फ्लैश लाइट? क्या मतलब? उसने अचंभे से उन्हें देखा। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसी पल कानों में तेज़ आवाज़ गूंजी, हैप्पी बर्थडे टू यू। यकदम उसकी आंख खुली। वो हड़बड़ा के उठ बैठी। नज़र अलार्म क्लॉक पे पड़ी। 3:08। वो चंद लम्हे बैठ के गहरे गहरे सांस लेती रही। माँ को उसने उनकी वफ़ात के बाद पहली दफ़ा ऐसे ख्वाब में देखा था कि हकीकत का गुमान होता था। माँ के ख्वाब उसको अक्सर आते थे, पुराने दिनों का रीप्ले, उनकी मौत से पहले का कोई अच्छा दिन। वो सब ख्यालात का हजूम होते थे, लेकिन ये ख्वाब, ये ऐसा था जैसे वो माँ से उनके मरने के बाद पहली दफ़ा मिली हो। उसे सलीमा आंटी की बातें याद आई, जो उन्होंने माँ के जनाजे वाले दिन किचन में खड़े उसको कही थी। उसने सर झटका और मोबाइल उठाया, नोट्स खोले और टाइप करने लगी। 3:09, 3:08। आज की तारीख डाली और फ़ोन रख दिया। आधी रात को ये आवाज़ एक ही वक्त पे क्यों आती थी? उसका दिमाग समझने से कासिर था। ज़ियाद कहाँ गया? दफतन ख्याल आया तो चौंक के देखा। ज़ियाद के हिस्से का बेड खाली था। उसने पैरों में स्लीपर्स पहने और कमरे से बाहर आई। घर के दूसरे बेडरूम को ज़ियाद ने अपना होम ऑफिस बना रखा था। उसका दरवाज़ा बंद था और दर से रोशनी की लकीर झांक रही थी। यकीनन वो लिखने में मसरूफ़ था। क्या उसे दरवाज़ा खटखटाना चाहिए या बाहर रुक के सुनना चाहिए? उफ माला, उसने खुद को डांटा। उसे तजस्सुस में नहीं पड़ना चाहिए। उसे ज़ियाद की जासूसी नहीं करनी चाहिए। वो वापस कमरे में आ गई और बिस्तर पर लेट गई। नींद फिर से गालिब आने लगी। ज़िया सुल्तान के होम ऑफिस में कारपेट बिछा था और एक वर्क टेबल रखी थी जिस पे उसका लैपटॉप खुला था और वो ऐनक लगाए स्क्रीन को बेतुजी से देख रहा था।
कमरे में एक सर्द टेबल लैंप जल रहा था जिसने सारे में रोशनी बिखेर रखी थी। दफतन फ़ोन जू जू होने लगा। उसने नापसंदीदगी से स्क्रीन को देखा। नगीना बेगम की कॉल आ रही थी। जी अम्मी, गहरी सांस लेकर कॉल उठाए। तुम तो माँ को ऐसे भूले हो जैसे तुम्हें कभी इसकी ज़रूरत दोबारा नहीं पड़ेगी, वो जैसे मुस्कुरा के कह रही थी। ऐसी बात नहीं है, उसने सर झुका दिया। बस मैं एक नई ज़िंदगी शुरू। हिलाल की एक नैनी है ज़ियाद, मुझे उसको तलाश करना है। वो चौंका, बेइख्तियार दरवाजे को देखा, फिर आवाज़ मज़ीद धीमी की। अभी मैं इन मामलों में नहीं पड़ना चाहता। गालिब उसको तलाश करने में नाकाम रहा है। गालिब कौन? मेरा क्लाइंट इस्तांबुल में होता है। मैं क्या कर सकता हूँ? हिलाल कहती है कि वो झील किनारे एक घर में मकीम है, इस शहर में जहाँ माहिर फरीद रहता है। ज़ियाद ने सामने रखे कागज़ को मुट्ठी में भींच लिया, कर्ब से आंखें बंद की। मैं उस शख्स का नाम नहीं सुनना चाहता और आप? उसने उसके नाम तमाम ट्रैवल रिकॉर्ड्स सील करवा रखे हैं। आपके मुवक्किल क्या कहते हैं? वो उसका नाम जाने बगैर उसको नहीं ढूंढ सकते, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अगर तुम्हें उसको ढूंढना होता तो कैसे ढूंढते? वो चल हमें स्क्रीन को सोचती नज़रों से देखे क्या। फ़ोन कान से लगा था। आपको यकीन है कि उसने उसे छुपा रखा है? वो एहतियातन नाम लिए बगैर दरवाजे पे बार बार एक नज़र डाल लेता था। मुझे यकीन है, इस औरत का नाम जानने का फ़ायदा नहीं है। उसने उसे जिस घर में छुपाया वो उस औरत के नाम पे नहीं होगा, वो उसके अपने नाम पे होगा। किराए के घर का वो रिस्क नहीं लेगा। गालिब से कहिए कि बल्कि उसके पूरे ख़ानदान की प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड चेक करे। उससे आसानी से पुलिस डेटाबेस में ये सब मिल जाएगा। कोई ऐसा घर जो कभी किसी वाटर बॉडी, समंदर, झील, तालाब के करीब हो, जो उसने ख़रीद रखा हो या लेज़ किया हो, वो इस घर में होगी। वो धीमी आवाज़ में कह रहा था। कॉल बंद करके वो बाहर निकला और दबे कदमों कमरे में वापस आया। वो तब तक सो चुकी थी। ज़ियाद भाई इस्तांबुल क्यों नहीं जाना चाहते? रामीन और उसके शौहर ने उन दोनों को लंच पे बुलाया था। समंदर किनारे कॉर्निश पे बैठे एक ओपन एयर रेस्टोरेंट में वो चारों इस वक्त मौजूद थे। सहर पहर का वक्त था और सूरज कदरे ठंडा था। एक तरफ समंदर था और दूसरी तरफ रेत पे दूर दूर तक बेंच और मेज़ें लगी थी। वो दोनों इस वक्त बुफे टेबल के साथ खड़ी अपनी अपनी प्लेट्स उठा रही थी। ज़ियाद और तैफूर, रामीन का शौहर, अभी पीछे बेंच पे आमने सामने बैठे थे। दोनों मोबाइल्स पे लगे थे। अलबत्ता वो खाना निकालने उठ खड़ी हुई थी। उसको छुट्टी नहीं मिल रही, या शायद इस्तांबुल का नाम सुन के ही वो चिड़चिड़ा होने लगता है। वो कदरे उदास लग रही थी। उसने स्किन कलर की हवाए पे हमरंग स्टोल यूँ ओढ़ रखा था कि सामने के बाल और कानों के टोप्स दिखाई दे रहे थे। आंखों पे स्याह ग्लासेस थे। उसका अबाया पहनने का अपना स्टाइल था। वो नीचे से खुला ट्राउज़र शर्ट पहन के ऊपर अबाया कैप की तरह पहनती जो सामने से खुला होता, आस्तीन पीछे मोड़ लेती, कलाई में घड़ी, ब्रेसलेट और उंगलियों में अंगूठियां दमकती रहती। सऊदी अरब सख्त शरीयत के दौर से निकल के आहिस्ता आहिस्ता मॉडर्नाइज हो रहा था। ये मोहम्मद बिन सलमान का दौर था और अब अबाया या स्कार्फ ना ओढ़ने पे कोई किसी औरत को कुछ ना कहता था। जद्दा में वैसे भी खारजियों की कसीर तादाद थी। खारजी औरतें जो अपने मुल्कों में अबाया नहीं पहनती थी, वो कल्चर का एहतराम करते हुए सऊदी अरब में उसको ओढ़ लेती थी। अब बहुत सी सऊदी औरतें भी सिर्फ सामने से खुला अबाया पहनकर सर ढके बिना बाहर निकलती थी। अक्सर के बॉय कट बाल कटे होते थे क्योंकि बहुत सी सऊदी औरतें लंबे बाल पसंद नहीं करती थी। अलबत्ता स्किन दिखाना यानी बिना आस्तीन के लिबास पहना वहाँ आज भी मायूब समझा जाता था और सऊदी औरतों की अक्सरियत अपना स्याह अबाया और नकाब इसी तरह करती आ रही थी। आप लोगों ने उम्रा भी नहीं किया अभी तक? रामी ने जैसे याद दिलाया। ज़ियाद ही राज़ी नहीं है, कब से कह रही हूँ कि उम्रा करें, कभी आज कभी कल पे टाल देता है। वो अखड़े अखड़े अंदाज में प्लेट में मंदी के चावल डाल रही थी। मंदी सऊदियों की पसंदीदा डिश थी। सफ़ेद जर्द चावलों के ऊपर रेज़न, खुश्क मेवे वगैरह के साथ रोस्ट हुए दुम्बे के पीस पड़े होते थे। इस रेस्टोरेंट में मंदी के साथ जर के पत्ते भी सर्व कर रखे थे। अलबत्ता उसका कुछ खाने को जी नहीं चाह रहा था। आप ज़ियाद भाई से खफा हैं? रामी ने गौर से उसे देखा। उसने मुझसे झूठ बोला है या शायद उसकी माँ ने। क्या वो सबरीना के बारे में कुछ नहीं बताते? मैंने एक दो दफ़ा जिक्र छेड़ा था। उसने सख्ती से कह दिया कि वो इस बारे में बात नहीं करेगा। फिर आपको सबरीना के घर वालों से बात करनी चाहिए, वही असल कहानी बता सकेंगे। वो सुर्ख सॉस अपनी प्लेट में डालते हुए सरगोशी में बोली। माला के अंदर किसी गैर आरामदेह एहसास ने पहलू बदला। मैं अपने शौहर की पीठ पीछे उसकी जासूसी नहीं कर सकती रामीन।
जासूसी की नीयत से ना करें। ये सोचिए कि हकीकत मालूम होने पे आप दोनों के ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे और आप इस शख्स से निजात हासिल कर लेंगे। फिर वो कुछ सोचने लगी। ज़ियाद भाई इस्तांबुल के नाम से चिढ़ने क्यों लगे हैं? शायद उसे इस्तांबुल पसंद नहीं है, या शायद वहाँ कोई पसंद नहीं है। उसने ज़ोर दिया। माला ने चौंक के उसे देखा, फिर सर झटक दिया। अगर तुम कैफ़ की बात कर रही हो तो ज़ियाद उसको ठीक से जानता तक नहीं था, ना वो उसके जहन में कहीं होगा। वो सिर्फ मेरा ड्राइवर था और कुछ नहीं, इसलिए ज़ियाद को उससे कोई मसला नहीं होगा। यकीनन। ओह, आपकी लिपस्टिक मिट गई है, उसने अब नोट किया था। माला के चेहरे पे साया सा गुजरा। वो फीका सा मुस्कुराई। अच्छा, कोई बात नहीं। वो दोनों अब बुफे टेबल पे काफ़ी आगे पहुंच चुकी थी। माला ने पलट के एक नज़र टेबल के दहाने को देखा। ज़ियाद और हारून भी अब अपनी प्लेट्स उठा रहे थे। ज़ियाद चुप चुप सा था। वो यहाँ आना ही नहीं चाहता था, लेकिन उसने माला को इनकार नहीं किया था। हारून बात करने की कोशिश कर रहा था और वो जवाबन हूँ हाँ कर रहा था। यहाँ आने से पहले जब तैयार होकर वो आईने के सामने खड़ी लिपस्टिक लगा रही थी तो वो उसके अकब में आ खड़ा हुआ था। वो मुस्कुराई थी, वो नहीं मुस्कुराया। इतनी डार्क लिपस्टिक लगा रही हो? उसके लहजे में नापसंदीदगी थी। माला चौंक की, लिपस्टिक वाला हाथ नीचे किया। ये न्यूड शेड है, इस हवाए के साथ यहीं जाती है। तुम्हें अपनी स्किन का ख्याल रखना चाहिए, जता के कहते हुए वो पीछे से हट गया। उसने चौंक के आईने में देखा। होंठ तले एक दाना निकल रहा था। ये सुबह तक यहाँ नहीं था, ताज़ा ताज़ा फूटा था। उसने धीरे से लिपस्टिक रख दी, फिर टिश्यू पेपर से होंठ रगड़ दिए। लिपस्टिक बहुत मध्यम हो गई। जब शौहर कह दे कि उसे बीवी पे कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो फिर सारी दुनिया भी उसको अच्छा कह दे, वो बीवी के दिल से उतर जाती है। रामीन का शौहर हारून उसकी तमाम बुराइयों और शिकायतों के बरक्स काफ़ी खुश मिजाज और बातूनी सा इंसान लगता था। जब वो चारों अपना खाना लेकर आमने सामने आ बैठे तो हारून खुश मिजाजी से कहने लगा, भाभी, आपका जिक्र मैं काफ़ी अरसे से रामीन से सुन रहा हूँ। ये आपके रेस्टोरेंट की बहुत तारीफ़ करती थी। कितने बड़े बड़े क्राइसिस आए, लेकिन आपने उस रेस्टोरेंट को एक दिन के लिए भी बंद नहीं होने दिया। वो मुस्कुरा दी और आदतन ज़ियाद को देखा। उन चारों ने अब सनग्लासेस उतार दिए थे। ऐसे में ज़ियाद की आंखें बिल्कुल सफार सी दिखाई दे रही थी। वो सर झुकाए अपने हरीसा सूप में चम्मच हिला रहा था। माला की मुस्कुराहट फीकी पड़ी। इधर हारून नोटिस किए बिना बोले जा रहा था, मुझे हैरत है कि आप जैसी काम करने वाली लड़की अभी तक जद्दा में फारिग क्यों है? आपको तो कुछ करना चाहिए। अब की बार ज़ियाद सुल्तान ने बेचैनी से पहलू बदला, लेकिन कहा कुछ नहीं। रामीन खामोशी से उसके चेहरे के उतार चढ़ाव देख रही थी। जी हारून भाई, दरअसल मैं अपने अकामा पे जॉब नहीं कर सकती, तो अकामा ट्रांसफ़र करवा लेना। जहाँ भी आप जॉब शुरू करेंगी आपका एम्प्लॉयर आपके अकामे को अपने साथ ट्रांसफ़र करवा देगा। वो मज़े से बोला, जी मैं जानती हूँ, इतना रिसर्च तो वो अब तक कर चुकी थी। अगर आपको कफ़ील चाहिए तो मैं। ज़ियाद ने बहुत ज़ब्त से चम्मच नीचे रखा, फिर चेहरा उठा के हारून को देखा और जबरन मुस्कुराते हुए बात काटी। एक दफ़ा कशमाला को जॉब मिल जाए तो मैं इसका अकामे का मसला हल करवा दूंगा। उसका अंदाज दफाई था। बात काट जाने पे हारून एकदम चुप हुआ, फिर पूरी तवज्जो से ज़ियाद को देखा। आप कहाँ जॉब करते हैं? हारून ने एकदम से सवालात का रुख उसकी तरफ मोड़ दिया। रामीन ने टेबल के नीचे से उसको पैर मारा, लेकिन वो पूरी तरह से ज़ियाद की तरफ मुतवज्जे था। मैं TMA में काम करता हूँ, एडवर्टाइजिंग फर्म है। मैं मार्केटिंग मैनेजर हूँ, जिसका कंट्री हेड ताइफ अल गरीर है। हरीसे से भरा चम्मच लबों तक ले जाते हुए छलक पड़ा। वो चौंक के हारून को देखने लगा। जी, ताइफ मेरा बॉस है, उसने थूक निकला। इंटरेस्टिंग, ताइफ के वालिद मेरे कफ़ील हैं। अल गरीर फैमिली से हमारे बरसों पुराने ताल्लुकात हैं। आपको कोई भी काम हो तो बिला झिझक मुझे कहिएगा। माला ने बेख्तियार उसे देखा। उसके लबों तक चंद अल्फाज आए, मोहित की शादी के लिए छुट्टी, लेकिन थैंक यू, मेरा नहीं ख्याल मुझे कोई ऐसा काम होगा। ज़ियाद उसी फीकी मुस्कुराहट के साथ वापस हरीसा की तरफ मतवज्जे हो गया। माला के अल्फाज हलक में दम तोड़ गए। रामीन बता रही थी कि आपके रेस्टोरेंट पे एक दफ़ा पुलिस आ गई थी। हारून ने वापस बात वहीं से शुरू की। उसके अंदाज में कशमाला के लिए बहुत इज्जत और मरूब होने का एहसास था। और मैंने कहा था कि भाग चलते हैं। रामीन शर्मिंदा सी हंस दी। मैं मसलों के हल निकाल लेती हूँ, सादगी से मुस्कुरा के। अब बस इतना सा कहा, उंगलियों में गर्दन में पहनी फाख्ता को छुआ। कुछ वक्त के लिए हम दोनों रेस्टोरेंट से गायब हो गए, लेकिन फिर माला वापस गई पुलिस स्टेशन और उसने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। और फिर उसने कई महीने वो केस लड़ा। माला एक दफ़ा किसी को दुश्मन बना ले तो उसको कब्र तक पहुंचाती है। रामीन 27 से कह रही थी। ज़ियाद का हलक खुश्क होने लगा। उसने तेज़ी से पानी का गिलास उठाया और घटाघट पी गया। रामीन खुद भी किसी से कम नहीं है, शायरा थी ये। माला भाभी, मैं तो कहता हूँ कि लिखती रहे, लेकिन इनको
नेटफ्लिक्स से फुर्सत मिले तो। हरू ने मसनूई अफसोस से रामीन को देखा। वो हंस पड़ी। बातें हैं बस सब। वो तीनों अब मुस्कुरा रहे थे। अलबत्ता ज़ियाद सुल्तान ने बहुत चौंक के पहले हारून और फिर माला को देखा था। कुछ कहते कहते वो रुक गया और वापस खाने की तरफ सर झुका दिया। अलबत्ता उसके चेहरे पे वाज़ेह नापसंदीदगी थी। माला भाभी। हारून और रामीन उठ के बुफे टेबल तक गए तो ज़ियाद ने एकदम जताने वाले अंदाज में दोहराया। वो नासमझी से उसे देखने लगी। तुम्हारा नाम कशमाला है। यूँ एक अजनबी को तुम्हें निकनेम से नहीं पुकारना चाहिए। उसकी आंखों में अचंभा उभरा, जैसे उसे समझ ही ना आया हो कि वो क्या कह रहा है। रामीन मुझे माला कहती है तो उनको यही लगा होगा कि ये मेरा नाम है। मैंने कभी तुम्हें माला नहीं कहा। मैं तुम्हारा पूरा नाम लेता हूँ। मुझे वैसे भी ये निकनेम नहीं पसंद। ज़ियाद के चेहरे पे दबी दबी सी बरहमी थी। मुझे सब माला कहते हैं, बख्त भी और सलीम तक। इट्स ओके ज़ियाद। वो कदरे हैरत से उसका बदलता मूड देख रही थी। ज़ियाद कुछ कहने लगा। उसी पल वो दोनों मियाँ बीवी आते दिखाई दिए। वो खामोश हो गया। अलबत्ता कशमाला मुबीन की भूख मर चुकी थी। बाकी सारा वक्त वो कदरे खामोश रही। रामीन उसी तरह माला की तारीफ़ें करती रही और हारून हर तारीफ़ पे हौसला अफजाई करता रहा। वो दोनों कशमाला के बारे में बात करने पे मजबूर थे क्योंकि ज़ियाद हाँ से ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा था। वो अपनी हर तारीफ़ पे ज़ियाद का चेहरा देखती, वहाँ कुछ ना था। सॉरी, मैं थोड़ा सा पोजेसिव हो गया था। वापसी पे ड्राइव करते हुए ज़ियाद को इंकारा। वो खामोशी से खिड़की से बाहर देखती रही। सनग्लासेस अब आंखों पे लगा रखे थे। दरअसल तुम मेरे लिए बहुत ख़ास हो कशमाला। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें मेरे सिवा ना कोई देखे, ना कोई तुमसे बेतकल्लुफ़ हो। मोहब्बत में इंसान ऐसा ही पोजेसिव होता है। शदीद घुटन के एहसास ने उसको अपनी लपेट में ले लिया, जैसे उसका सांस तंग हो रहा। बेख्तियार उसने नाक से लंबा सांस अंदर खींचा। अब कि वो बोली तो आवाज़ पुरसुकून थी। माला मेरा नाम है। मैं 29 साल से इसको सुन रही हूँ। ये मेरी पहचान है। मैं इसको बदल नहीं सकती। लेकिन एक अजनबी को तुम्हें तुम्हारे निकनेम से नहीं पुकारना चाहिए। तुम्हें ये सोचना चाहिए कि तुम्हारे शौहर को बुरा लगेगा। उसने साइड मिरर में अपनी मिटी हुई लिपस्टिक और दाने को देखा। कल को आपको मेरा चेहरा बुरा लगने लग जाए तो क्या इसे भी बदल लूँ? यार प्लीज़। आपने छुट्टी अप्लाई कर दी? उसका लहजा सपाट था। मैं अप्लाई करूँगा लेकिन वो रिजेक्ट हो जाएगी। पता नहीं तुम्हें एक दफ़ा में बात क्यों नहीं समझ आती। वो बुड़बुड़ाते हुए ड्राइव कर रहा था। माला खामोशी से खिड़की के बाहर देखने लगी। उसे मालूम था कि उसे अब क्या करना था। तो जनाब, ये थी आज की एपिसोड और आई नो आप लोग सारे पार्ट पढ़ चुके हैं, तो मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने बाकी एपिसोड्स पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी। लेकिन अगर आज आप लोगों ने आज ही के दिन इस एपिसोड को पढ़ा है या सुना है तो मैं ये कह दूं कि इसका जो अगला पार्ट है वो आप लोगों को 2-3 दिन बाद में मिलेगा। ठीक है, 2-3 दिन बाद वो मैं अपलोड कर दूंगी उस चैनल पर जिसका नीचे लिंक मिलेगा। ठीक है, कितने दिन बाद? चलो कर लेते हैं 3 दिन बाद। ठीक है, सही है ना? 3 दिन बाद इसकी जो अगली एपिसोड है, जो अगला पार्ट है वो आप लोगों को मिलेगा। और इसके बाकी पार्ट अगर आप लोगों ने लेने हैं, मुझे नहीं पता अब आप लोगों ने सुन ली है या नहीं सुने, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप लोग इस वीडियो को सारा जब कंप्लीट करेंगे तो आप लोगों को पता ही होगा कि आप लोगों को कहाँ से मिले। मैंने डीएम में आप लोगों को दिए होंगे यकीनन, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि वो आप लोगों को मेरे इंस्टाग्राम के जो अकाउंट है वहाँ से ही मिलेंगे। तो अब ये है कि मेरी यही कोशिश होगी कि आप लोगों को टाइम से वीडियो मिल जाए। ड्यूरेशन हो सकता है कि आधे घंटे का हो। डेली बेसिस पर 2 एपिसोड मिला करेंगे। अगर आधे घंटे का हुआ तो डेली 1 घंटे का आप लोगों को नॉवल मिला करेगा। ठीक है, तो ये भी मुझे नहीं पता, आधे घंटे से कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। ये जिस तरह से मुझे सूटेबल लगा, जिस तरह से मुझे इजी लगा, मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी। इसकी प्लेलिस्ट मैं बना देती हूँ। इसकी प्लेलिस्ट भी आप लोगों को मिल जाएगी। तो पता नहीं अब इधर होगी या नहीं, लेकिन अगर माला की इधर प्लेलिस्ट है तो इसकी प्लेलिस्ट दूसरे चैनल पर भी होगी। मैं फिर चैनल का नाम बता देती हूँ, फॉरएवर बुक हेवन। ठीक है, उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रही हूँ। अगली जो एपिसोड होगी वो उधर ही आप लोगों को मिलेगी और उसमें सिर्फ नंबर होगा, टाइटल कोई नहीं होगा, थंबनेल भी नहीं होगा, जिस तरह से इसका नहीं है। ठीक है, तो नंबरिंग के साथ ही मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड किया करूँगी।
तो आप लोगों ने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है और मुझे दुआओं में याद रखना है। और साथ में जो मैंने नया नावल स्टार्ट किया वो ज़रूर सुन लीजिए। बहुत अच्छे नावल्स हैं। इश्क दीवाज़ी वो ख़त्म हो गया, लेकिन साथ में जो नावल स्टार्ट किया है सितारा शाम वो भी अच्छा है, वो भी आप लोगों को पसंद आएगा। जिस तरह से वो हवेली बेस्ड था, ये भी हवेली बेस्ड है। इश्क दीवाज़ी बहुत अच्छा था, आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे। तो फिर मिलते हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।